हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ जी। इस वीडियो में मैं आपको बेटे एमटीपी रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। कौन सी एमटीपी सर? सीए इंटर ग्रुप 1 अकाउंट्स के लिए। पहले ये रिकॉर्ड करूँगा, फिर ग्रुप 2 की रिकॉर्ड करूँगा। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मई 22 एग्ज़ाम्स के लिए मॉक टेस्ट पेपर अपलोड हो गया है। और सारे बच्चे जानते हैं कि एग्ज़ाम से पहले 2 एमटीपी आते हैं। ये अभी एमटीपी 1 है आपका, और ये सीरीज़ है मार्च 22, और एक एमटीपी और आएगा, वो भी रिकॉर्ड करके दे दूँगा मैं आपको। तो अभी हम मई 22 एग्ज़ाम्स के लिए एमटीपी कवर करने जा रहे हैं। आरटीपी ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। ये एमटीपी 1 है, मार्च 22 सीरीज़ है। एक एमटीपी और आएगी, अप्रैल 22 सीरीज़ आएगी, वो भी शेयर कर लेंगे हम। एज़ यूजुअल सारे बच्चों को पता है 6 क्वेश्चन होते हैं एमटीपी के अंदर। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, और फिर अगले जो 5 होते हैं उसमें से 4 करने होते हैं। वही पेपर का फॉर्मेट होता है अपना। आरटीपी में 20 क्वेश्चन होते हैं। आरटीपी लंबी खिंच जाती है, एमटीपी छोटा है सर। ये 6 क्वेश्चन है। तो मैं इसमें आपको जो आज एमटीपी डिस्कस करके दे रहा हूँ, मैं पीछे से शुरू करूँगा। इसमें पीछे से मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से। ये बेटे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, और इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, ए बी सी डी। और इसमें से 2 पार्ट तो क्लास बुक में से रिपीट हुए हैं, और जो 2 क्वेश्चन है वो आसान है। मैं बोलूँगा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये इसका ए पार्ट है। हमें क्वेश्चन कह रहा है जी, आपको एंट्री पास करनी है और कैश ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करके करनी है। अब मैंने सोचा जर्नल एंट्री पास कह रहा है कि जर्नल एंट्री पास करो, पता नहीं क्या एंट्रीज मांगेगा। क्वेश्चन किस चीज़ पे देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन ने बैलेंस शीट के काफ़ी सारे एक्सट्रैक्ट्स बताए हैं। 40,000 इक्विटी शेयर हैं कंपनी के पास 4 लाख रुपए के। बहुत बढ़िया सर, इसमें बढ़िया वाली क्या बात है? अरे बढ़िया बढ़िया ही बोलना चाहिए भाई। सब कुछ बढ़िया, सब कुछ अच्छा हो रहा है। जो इस दुनिया में हो रहा है सर, सब कुछ अच्छा हो रहा है। बुराई देखना ही नहीं है हमने। फेलियर, नेगेटिविटी, बुराई देखनी ही नहीं है। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। नहीं समझ में आ रहा तो भी बढ़िया। 4 लाख रुपए की कैपिटल है सर। एक इनके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपए की। बहुत बढ़िया। कैपिटल रिजर्व पड़ा है 50,000 का। सिक्योरिटी प्रीमियम इतना ही पड़ा है। जनरल रिजर्व इतने का। P&L इतने का। क्वेश्चन में करना क्या है? अरे भाई साहब, क्वेश्चन में करना क्या है? ऑन 1 अप्रैल 2020 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स एट पार बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। एक बात सारे बच्चों को पता है, सेक्शन 55 लगता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे। जितनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप रिडीम करते हैं उसकी फेस वैल्यू के बराबर या तो न्यू इशू करना होता है या CRR बनाना होता है। CRR फ्री रिजर्व में से बनता है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, यानी न्यू इशू नहीं है। और CRR बनाने के लिए सिर्फ फ्री रिजर्व का इस्तेमाल हो सकता है, GR P&L का इस्तेमाल हो सकता है। तो मैं एंट्री पास करूँगा PSC डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जर्नल रिजर्व P&L डेबिट टू CRR। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए की है, ये लीजिए 1 लाख रुपए। जर्नल रिजर्व बताओ कितने का मेरे पास? 75,000 का। तो बाकी का 25,000 P&L से ले लेंगे और एक एंट्री डाल देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। लो जी 1 लाख रुपए। ड्यू कितने करेंगे? 1 लाख रुपए। क्वेश्चन ख़त्म, पैसा हजम। ये क्वेश्चन है बेटे, मजाक है, मजाक है भाई, मजाक है। ना कोई मिनिमम इशू, ना कोई कैश की प्रॉब्लम, ना कोई रिजर्व्स की प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है बेटे। ड्यू, पेमेंट और CRR, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है। एमटीपी बनाई है CA इंटर ग्रुप 1 की। और जो जिंदल सर के स्टूडेंट हैं वो तो देख के मुस्कुरा रहे होंगे। ये जिंदल सर कौन है? पता नहीं जी, एक अच्छे टीचर हैं, हमने सुना है। क्लास में कवरेज काफ़ी होती है उनकी। ये क्या क्वेश्चन बनाया बेटे?
आपकी इंसल्ट नहीं लग रही कि आपका ये मजाक उड़ा रहे हैं? इनको लगता है सीए के बच्चे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठे हैं? क्या बात कर दिया आपने? अरे जिंदल सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? इन क्वेश्चंस को देख के तो खुशी होती है, सुख मिलता है हमें। पेपर में नहीं आएंगे बेटे, ये मॉक टेस्ट पेपर है तो ठीक है, मैं नहीं मानता कि आपके फाइनल एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। और अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे सारे पास हो जाएंगे, फिर मेरे को मत कहना कि सर हमारे नंबर और लोगों के नंबर सेम आए हैं। पेपर का लेवल कहीं तो अच्छा होना चाहिए ना। ये देखो, ये आरटीपी का आंसर है। जय श्री राम। 3 एंट्रीज में काम खत्म। ड्यू कर दिया, पेमेंट कर दी, सीआरआर बना दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का क्वेश्चन था। अब मैं आपको लेके आ रहा हूँ 6 के बी में। ये जो बेटे 6 का बी है, इसमें इफेक्टिव कैपिटल निकालनी है और ये क्वेश्चन कंपनी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। वो होता नहीं, अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट एडिक्वेट नहीं है या कंपनी लॉस में है तो जो परसेंटेज बेसिस पे रेमुनरेशन निकालते हैं वो सफिशिएंट नहीं होता, तो कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल के हिसाब से एक लिमिट तय की गई है रेमुनरेशन की, तो इफेक्टिव कैपिटल निकालना आना चाहिए। करना क्या होता है, 1, 2 पीएससी ईएससी ले लो, रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लेना तो 1.5 लाख हटा दो, 45 ले लो, 50,000 ले लो, लॉन्ग टर्म डेट भी ले लो, इसका टोटल लगा लो। फिर इसमें से ये माइनस कर लो क्योंकि इन्वेस्टमेंट माइनस करने होते हैं, लॉस माइनस करना होता है। आंसर आ गया, क्वेश्चन ख़त्म हो गया बेटे। जिंदल सर ये इतना फटाफट कैसे करा दिया आपने? मैंने कराना ही नहीं क्वेश्चन, मैंने तो वैसे ही बोल दिया। ये हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। जो क्वेश्चन क्लास बुक का है मैं कभी भी क्लास में रिपीट नहीं करता, बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करता। मैंने नोट किया हुआ है, कंपनी फाइनल अकाउंट का क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, यही क्वेश्चन है आपका, आपने क्लास में किया हुआ है। यहाँ टोटल मार के 2 चीज़ें लेस करके आंसर आ जाएगा। मुझे कुछ नया दिखेगा मैं रुकूंगा, मैं बोलूँगा, बताऊँगा। जब क्वेश्चन क्लास में किए हुए हैं, क्लास बुक में से, क्लास बुक घर पे पड़ी है, देख लो आप। दोबारा क्यों टाइम वेस्ट करें हम अपना? ये क्वेश्चन नंबर सी है बेटे, ये सिंगल एंट्री में से पूछा है इन्होंने और सीसीएम का क्वेश्चन है। ये सीसीएम कैपिटल कंपैरिजन मेथड। एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं ओपनिंग कैपिटल के लिए, एक बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग कैपिटल के लिए, फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट की स्टेटमेंट, वो ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल डाल के। ये भी हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 23 है। मैं नहीं करा रहा, ये कोई क्वेश्चन है बेटे? ये देखो, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, ये ओपनिंग कैपिटल आ गई, ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई। ये आपको ड्राइंग्स दे रखे हैं तो इसको 12 से गुना करेंगे तो एनुअल ड्राइंग आ जाएगी, ये एनुअल ड्राइंग आ जाएगी आपकी। और एक हमारे पास LIC मैच्योर हुई है 50,000 की, ये एडिशनल कैपिटल है। प्रॉफिट निकाल लेंगे। इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 9/12 डिक्लेयर किए हैं। अरे हाँ सर, ये तो क्वेश्चन किया हुआ है हमने क्लास में, ये तो सर किए हुए हैं हमने। अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट आपके डिक्लेयर्ड प्रॉफिट से कम आता है तो नोट ले देंगे जी इनकम टैक्स ऑफिसर को इनकम कम डिस्क्लोज की है इन्होंने। अगर एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा आता है, डिस्क्लोजर कम किया है, तो नोट लिख देंगे जी डिस्क्लोजर सही नहीं है, इनको और रिपोर्ट करना चाहिए। बस ये क्वेश्चन है बेटे। एक एसओए ओपनिंग, एक एसओए क्लोजिंग, एक ड्राइंग, एक एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट निकाल के ये इनकम टैक्स में जो फाइल किया आपने, ये पुराने कोई ज़माने के क्वेश्चन है, इनको क्या पता। 26 AS आ गया अब और 26 AS में सब कुछ दिखता है। आप जो ट्रांजैक्शन करोगे वहाँ दिखेगी, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन पैन बेस हो गए हैं आपके। अच्छा, फिर इसके साथ और था, ये हायर परचेज का क्वेश्चन है। 6-6 हज़ार रुपये की 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है और इसमें कैश प्राइस निकालना है। ये भी क्लास बुक का कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, मैंने नोट किया हुआ है। ये हायर परचेज का बेटे क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 12 है। इसको भी जय श्री राम बोलो और दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैंने क्वेश्चन नंबर 6A देखा, वो तो मजाक था। B देखा, इफेक्टिव कैपिटल था। C में CCM था,
चौथे में रिवर्स करना है, हायर परचेज में कैश प्राइस निकालना है। ये पूरे का पूरा क्वेश्चन सिंपल, आसान और मज़ेदार, जिससे सुख मिलता है बच्चों को कि हमने कुछ पढ़ा हुआ है क्लास में। फिर हम आगे इसके डी पार्ट में, ये देखो 5-5 नंबर के 4 पार्ट करने हैं, इसमें से 20 नंबर का क्वेश्चन है। मुझे लगता है इसमें से बच्चे 20 में से 20 ला सकते हैं, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें। ABC Limited has entered into a binding agreement with XYZ Limited to buy a custom made machine amounting to ₹4 lakh। एक कंपनी है बेटे ABC, उन्होंने XYZ के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट है बाइंडिंग, बाइंडिंग का मतलब एग्रीमेंट नहीं तोड़ा जा सकता। 4 लाख रुपए की मशीन खरीदेंगे, और ये मशीन है कस्टम मेड मशीन, मतलब हमने कस्टमाइज कराई है। ABC कंपनी ने XYZ कंपनी से एक मशीन खरीदी है 4 लाख रुपए की, और ऑर्डर प्लेस कर दिया है, और उनके कस्टमाइजेशन के हिसाब से बन रही है। ऑर्डर कैंसिल नहीं हो सकता, 4 लाख रुपए देने ही पड़ेंगे आपको, मशीन लेनी ही पड़ेगी आपको, ठीक है। अच्छा, और एज ऑन March 21 बिफोर डिलीवरी ऑफ द मशीन, अभी डिलीवरी नहीं हुई मशीन की, ABC Limited हैड टू चेंज इट्स मेथड ऑफ प्रोडक्शन। कंपनी को अपना प्रोडक्शन करने का तरीका बदलना पड़ेगा। The new method will not require the machine ordered and so it shall be scrapped after delivery। जो मेथड प्रोडक्शन का चेंज हुआ है उसमें ये मशीन इस्तेमाल नहीं हो सकती, और इस मशीन को स्क्रैप करना पड़ेगा। एग्रीमेंट टूट नहीं सकता, मशीन आपको लेनी पड़ेगी, 4 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, पर ये मशीन आते ही आपको स्क्रैप करनी पड़ेगी। स्क्रैप करनी पड़ेगी तो इसकी वैल्यू है 0। द एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू इज नील, स्क्रैप वैल्यू है 0। तो 4 लाख गई भैंस पानी में, वो कहते नहीं हम, गई भैंस पानी में, गए 4 लाख रुपए। पैसे आपको देने पड़ेंगे, मशीन लानी पड़ेगी, मशीन आते ही स्क्रैप हो जाएगी। तो अब यहाँ पे लगेगा प्रूडेंस, और प्रूडेंस क्या कहता है, एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए प्रोविज़न बनाओ। तो आपको 4 लाख रुपए का प्रोविज़न बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 लाख रुपए आपके लॉस में जाने वाले हैं। तो एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस, on the basis of fundamental accounting assumptions, the company should provide for anticipated loss, and in the given situation there is an expected loss of 4 lakh rupees, because company will have to scrap this machinery without any use. Scrap value is 0, so 4 lakh rupees should be provided in profit and loss account. कहते हैं show the treatment of machine in the books of ABC. इट्स नॉट अ मशीन, इट्स अ लॉस। तो आपने पेपर में आंसर कैसे लिखना है, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ AS1। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन पे आ गया। RTP में इसका आंसर ढंग से नहीं बनाया, बेकार है, बेकार आंसर। ना AS1 की रेफरेंस दी, ना फंडामेंटल असम्पशंस की रेफरेंस दी, ना प्रूडेंस की रेफरेंस दी, उल्टी सीधी बातें कर रखी हैं फालतू में। इसका आंसर होना चाहिए एज पर दी प्रोविजंस ऑफ AS1 द फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस एज पर दी प्रोविजंस ऑफ AS1। AS का नाम है फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस, है ना। एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज में फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस पढ़ते हैं ना। एज पर दी प्रोविजंस ऑफ AS1 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस शुड बी अप्लाइड while preparing final accounts. In the given case, there is an anticipated loss of 4 lakh rupees on purchase of machinery because this machinery will be scrapped. Company will have to scrap it after purchasing this machinery without any use. Scrap value is 0. So as a matter of prudence, the company should provide for 4 lakh rupees in its profit and loss account as an expected loss. ये आंसर होना चाहिए इसका. अच्छा जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया. फिर मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 5 में. ये बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ए है.
और ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया प्री इनकॉर्पोरेशन का, और हमने क्लास में ये क्वेश्चन किया हुआ है। क्यों? 15 महीने वाला मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था क्लास में मैत्री एजेंसीज का, 15 महीने वाला एक मैत्री एजेंसीज का क्वेश्चन कराया था। ये वही क्वेश्चन है। मैं आपको फटाफट से सारे कैलकुलेशन बता देता हूँ, मैं होमवर्क में नहीं दे रहा, मैं आंसर आपको फटाफट से, मैं करवा भी नहीं रहा, छोड़ भी नहीं रहा, मैं समझा देता हूँ सारा क्वेश्चन। काम की बात करते हैं। इन्होंने 1 जनवरी 2019 को बिजनेस टेक ओवर किया है। मैं लिख देता हूँ, बिजनेस टेक ओवर है 1 जनवरी 19 को। हाउएवर कंपनी कुड बी इनकॉर्पोरेटेड 1 जून 19, इनकॉर्पोरेशन डेट है 1 जून 19, और मेरे पास जो बैलेंस शीट है 31 मार्च, कंपनी ने पहली बार खाते क्लोज किए हैं, बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च 20 को। तो ये बनते हैं 5 मंथ्स और ये बनते हैं 10 मंथ्स, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हाँ, तो टाइम रेशियो आ गई 5:10, 1:2। ये तो हो गई बात खत्म। अब इस क्वेश्चन में देखो, द बिजनेस वाज कंटिन्यूड ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी एंड द कंसिडरेशन ऑफ 6 लाख रुपीज़ वाज सेटल्ड ऑन दैट डेट। कंपनी ने बनते ही पेमेंट कर दी, तो इसका मतलब 5 महीने का डिले है, तो 5 महीने का ब्याज प्री में जाएगा। ब्याज का रेट बताओ कितना है? 12% पर एनम है, तो मैं 6 लाख रुपए लूँगा। ये इंटरेस्ट ऑन पीसी निकाल रहा हूँ, 12% पर एनम का रेट है, 5 महीने का ब्याज, 6 लाख रुपए, इसका 12% और ये 5 महीने का ब्याज 30,000 रुपये बनता है। ये प्री में जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आगे क्या कहता है? आगे क्वेश्चन कहता है दी कंपनी, जैसे वर्ड यूज़ करेगा कंपनी, कंपनी का मतलब पोस्ट पीरियड। द कंपनी अवेल्ड लोन ऑफ 9 लाख रुपीज़ 10% पर एनम 1 जून टू पे परचेज कंसिडरेशन एंड फॉर वर्किंग कैपिटल। 9 लाख रुपए का लोन लिया है, किसने? कंपनी ने। तो कंपनी का लोन है तो ब्याज भी कंपनी पे करेगी। मैत्री एजेंसीज वाले क्वेश्चन में ये पॉइंट था डिट्टो। वहाँ पे पीसी था 1,17,00,000 का, उसमें हमने ब्याज निकाला था 3 महीने का, उसमें टाइम रेशियो थी 3:12, 1:4। उसमें पीसी था 1,17,00,000 का, उस पर हमने ब्याज निकाला था 351 का। फिर नीचे कंपनी का लोन दे रखा था 50 लाख, फिर उस पर 12 महीने का ब्याज कंपनी का निकाल के पोस्ट में डाला था। इसमें टाइम रेशियो अलग है कि क्या रेट है जी? क्या रेट है? 10% पर एनम। कितने महीने का ब्याज? 10 महीने का। तो 9 लाख रुपए का 10% ब्याज है और 10 महीने का 75,000 रुपये। ये पोस्ट में जाएगा। टोटल मारो 1,05,000। चेक करो ब्याज कितना है। मैं ढूंढने गया ब्याज ब्याज ब्याज, ये रहा जी इंटरेस्ट 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 इंटरेस्ट। 1,05,000 टैली हो गया सर। ये लो 30,000 का ब्याज प्री है, 75,000 का आपका पोस्ट है। कहानी ख़त्म, ब्याज निपटा दिया, टाइम रेशियो निपटा दी। अब आगे हम क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। ठीक है जी, एडिशनल इंफॉर्मेशन। सेल्स बता रहे जी जून से लेके दिसंबर तक 2.5 गुना हुई है। ठीक है, और विच फर्दर इंक्रीज्ड टू 3.5 टाइम्स जनवरी टू जन टू मार्च। मैंने बड़ा सिंपल सा तरीका सारे बच्चों को बता रखा है। महीनों के नाम लिख लिया करो, जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। 1 1 1 1 1 टोटल 5। जून में बताओ कितनी सेल थी? जून से लेके दिसंबर तक 2.5 गुना है। 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1 2 3 4 5 6 7 3.5 3.5 3.5 लगा दो टोटल। ये लो सेल्स रेशो आ गई आपकी। 2.5 गुना तो 7 महीने से गुना कर लो, 17.5 और 28 आ गया। सेल्स रेशो आ गई आपकी 5:28। ये सेल्स रेशो हो गई। मुश्किल काम है कोई?
मैं अगर होमवर्क में देता हूँ तो भी आप कर लोगे, मुझे पता है इस बात का, प्रैक्टिस इतनी की हुई है क्लास में हमने। फिर अगर हम क्वेश्चन आगे देखें तो कंपनी को सेल बढ़ने की वजह से स्टाफ और रखना पड़ेगा और जो सैलरीज हैं वो जुलाई से डबल हो गई हैं, जुलाई से डबल हुई हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, एक 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 टोटल 5। कब से? जुलाई से डबल हुई हैं। तो जून में 1, जुलाई से 2 2 2 2 2 2 2 2 लगाओ टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सा रह गया? मार्च रह गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19। सैलरीज की रेशो आ गई है 519, टाइम रेशो 510, सेल्स रेशो 528, सैलरीज की रेशो 519। ये कोई क्वेश्चन है? सारा क्वेश्चन मैत्री एजेंसीज की तरह ही है, फिगर्स बदल दिए, मैं समझा रहा हूँ आपको। डिट्टो क्वेश्चन मिलेगा, मैं नहीं कराऊंगा। अच्छा, ये फिर क्वेश्चन हमें क्या कहता है आगे, कंपनी ने फिर एक प्लेस लिया रेंट पे, कब से लिया? जुलाई से। अब मुझे एक बात बताओ, जुलाई से लेके मार्च तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 10,000 इंटू 9, तो ये 90,000 रुपये तो कंपनी ही बियर करेगी क्योंकि कंपनी ने स्पेस ली है। अब मुझे बताओ रेंट कितना आपका? रेंट है 1,35। अगर 1,35 का रेंट है, 90,000 का एडिशनल रेंट है, तो नॉर्मल रेंट कितना हुआ आपका? 45,000। इस पे लगाओ टाइम रेशो 5:10, मतलब 1:2, तो 15,000 प्री में और 30,000 पोस्ट में, तो आपका रेंट आ गया 15,000 और 1,20। क्योंकि आपका जो रेंट एडिशनल नहीं है वो नॉर्मल है, नॉर्मल रेंट आपका टाइम रेशो में बटेगा, तो इसका भी वर्किंग नोट बनेगा। मैत्री एजेंसीज में सारे नोट बनाए थे आपने, ब्याज का बनाया, सेल्स रेशो का बनाया, सैलरीज का बनाया, रेंट का बनाया, एक ग्रॉस प्रॉफिट का और बन सकता है इसमें। कैसे? ये आपकी सेल है, ये आपका COGS है, तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देख लूँ तो ये GP आ जाएगा। GP के कौन सी रेशो? सेल्स रेशो 528, डिस्काउंट पे सेल्स रेशो, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पोस्ट में, सैलरीज की रेशो 519, रेंट आपको पता ही है 15,000 प्री में, 15,000 प्री में जाएगा और 1,20,000 आपका पोस्ट में जाएगा। इंटरेस्ट आपको पता ही है, 30,000 अभी निकाला था प्री में, 75,000 आपका पोस्ट में। डेप्रिसिएशन टाइम रेशो 5:10, ये 5:10, ये पोस्ट में। क्वेश्चन खत्म हो गया। ये क्वेश्चन है, डन है जी, ओके रिपोर्ट है ये। मैं इसका आंसर दिखाऊं आपको? ये लो जी, इसका आंसर पर आप कहोगे सर आपने दिखाया नहीं, ये लो इसका आंसर दिखाता हूँ, खुश हो जाओगे। ये इसका आंसर है जी। ये इन्होंने सेल और कॉस्ट ऑफ सेल दोनों सेल्स रेशो में बांट रखे हैं। आप GP निकाल के भी बांट सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। डिस्काउंट है सेल्स रेशो, ये पोस्ट में 519 में, वर्किंग नोट ये लो 15,000, 1,20, 30,000, 75,000, टाइम रेशो 10-20, 5:10, ये पोस्ट में। वर्किंग नोट चेक करने, ये लो सेल्स रेशो चेक करो आप। मैंने सिंपल तरीके से नोट बनाया, ये थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं सर, x × 5 5x और फिर आपका 28, सेल्स रेशो आ गया 5:28, सैलरीज 519 आ जाएगा। ये रहा जी, रेंट 45 निकाल के टाइम रेशो में बांट दिया, जैसे मैंने आपको वर्किंग बताई थी। इंटरेस्ट ये रहा जी 30,000। सारा क्वेश्चन सेम है बेटे, जिस बच्चे ने चैप्टर पढ़ा हुआ है, जिसको नॉलेज है, उसको प्रॉब्लम आती नहीं है। जिसने ऊपर से हेलीकॉप्टर व्यू लिया है सर, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आजकल लोग हेलीकॉप्टर में व्यू ज़्यादा रखते हैं। बच्चा आता है पेपरों के पहले, सर 5 क्वेश्चन बता दो जो पेपर में आने वाले, कुछ भी। सर मेरे ना घर में प्रॉब्लम थी, मेरे को मेडिकल इमरजेंसी थी सर। ठीक है बेटे,
सिचुएशन कभी भी ज़िंदगी में ख़राब फेस करनी पड़ सकती है, मैंने भी बहुत की है। नहीं सर वो छोड़ो, वो तो हम निकला है। अब फटाफट बता दो 5 चैप्टर। कौन से 5 चैप्टर जिसमें से पेपर आने वाला है? कुछ भी बच्चा कुछ भी मैसेज भेज देता है, मैं पढ़ता रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ। एक बच्चा जो 15 महीने से तैयारी कर रहा है, एक बच्चा जो 9 महीने से बैठ के तैयारी कर रहा है, वो पागल है। सीए के एग्ज़ाम देने हैं बच्चे। अरे छोड़ो, इंटर के बच्चे तो चलो बच्चे होते हैं, फाइनल वाली हरकतें करते हैं। सर मैं आर्टिकलशिप करता रहा, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला, फटाफट बताना सर, ऐसे फटाफट बताना सर, 60-70 नंबर का पेपर आ जाए बस। कुछ भी मना कर देता हूँ, सर ने फेल करा दिया। कुछ भी ऐसे नहीं होता, मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं भी इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करता, मैं अपने बच्चे को प्रमोट नहीं करता इन चीज़ों के लिए। वो शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं तो उसको भी यही सुनने को मिलता है। सर मैं तो कुछ भी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ बच्चे। जतिन को अपनी मदर को फेस करना पड़ता है, उसकी मदर बहुत स्ट्रिक्ट है। चले बेटे आगे। अच्छा 5A हो गया, 5B मैं रुक गया बेटे 5B पे। ब्रांच का क्वेश्चन है ये बेटे, ब्रांच का क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है। इस पे लगाओ टिक इम्पॉर्टेंट। ये मैं इम्पॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ, देखो मेरी स्पीड कम हो गई अब, यानी ये क्वेश्चन पढ़ना चाहिए हमें। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक नया पॉइंट देखने को मिलेगा जो मैंने भी कभी नहीं देखा। पता नहीं इंस्टीट्यूट किस बुक से उठा के लाया इस क्वेश्चन को। वो ठीक है, कॉन्सेप्ट्स की ऐसी तैसी होती है, होने दो, कोई चक्कर नहीं है। इंस्टीट्यूट की पुरानी आदत है कॉन्सेप्ट्स की ऐसी की तैसी करने की। वो ये कहते हैं ये क्वेश्चन आपको दे दिया, इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए हमें। हमने बोला जी कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो ये क्वेश्चन गलत है। वो कहते हैं छोड़ो इस चीज़ को, आंसर दो, तुम्हें आता ही नहीं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स की लिमिट के बियॉन्ड जाके सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन में जान नहीं है, क्वेश्चन मैं 5 मिनट में समझा दूंगा। मैं इसलिए रुक गया कि आपको ये ना लगे यार ये पढ़ा नहीं हमने। तो इंस्टीट्यूट ने बेटे किसी बुक से उठाया है, जिस बंदे ने MTP बनाई है उसने कोई ना कोई किताब उठाई होगी। स्टडी मटेरियल, RTP, MTP, पास्ट एग्जामिनेशन। अरे 22 साल तो मेरे को हो गए पढ़ाते हुए, मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं फेस करा। कुछ भी बना देते हैं बेटे, क्वेश्चन में फ्रेमिंग मिस्टेक है। शायद आपको याद हो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्लास में, IBT, और मैंने बोला था डिपेंडेंट ब्रांच हो या इंडिपेंडेंट ब्रांच हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटर ब्रांच ट्रांसफ़र का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। क्या बोला था मैंने क्लास में? इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन में एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को स्टॉक, एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स, BR, कैश, कुछ भी ट्रांसफ़र कर सकती है। गुड्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं, कैश ट्रांसफ़र हो सकता है, फर्नीचर ट्रांसफ़र हो सकता है, BR ट्रांसफ़र हो सकते हैं। एक ब्रांच जब दूसरी ब्रांच को एसेट्स ट्रांसफ़र करती है हम इसको बोलते हैं इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन। और मैंने क्लास में क्या बोला था, ये कंट्रोल होता है हेड ऑफिस के पास। एक ब्रांच के पास कैश की शॉर्टेज है, एक पास कैश का सरप्लस पड़ा है, एक ब्रांच मैनेजर दूसरे ब्रांच मैनेजर को ऑर्डर नहीं दे सकता कि कैश भेज, वो पहले HO को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे कैश चाहिए, कैश कम हो गया। तो HO देखेगा कैश का इंतज़ाम कैसे करना है, तो HO को पता होता है ओवरऑल सबकी पोजीशन, तो वो ब्रांच टू को इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि ब्रांच 1 को कैश भेजो। ब्रांच 1 को क्या पता है, नागपुर में जो बंदा बैठा उसको क्या पता दिल्ली वाले के पास क्या हो रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन HO के पास होती है। और मैंने बताया था क्लास में, क्वेश्चंस भी कराए थे। ब्रांच में क्वेश्चन नंबर 12 कराया था आपको मैंने डिपेंडेंट ब्रांच में, और इंडिपेंडेंट ब्रांच में तो हमने IBT के बहुत क्वेश्चन किए हैं, जिसमें वो मंथली स्टेटमेंट सेटल करते हैं हम। रिसीविंग ब्रांच टू सेंडिंग ब्रांच वाला क्वेश्चन किया नहीं था हमने। एक ही एंट्री पास करते हैं, रिसीविंग ब्रांच डेबिट टू सेंडिंग ब्रांच, और ये एंट्री HO पास करता है। तो मैंने आपको इंटर ब्रांच ट्रांसफ़र समझाया था कि HO की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आते हैं तो ये ब्रांच आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं। और मैंने एक बात और बताई थी, ब्रांचेस आपस में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करती,
चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो। हंसना नहीं है मेरे एक्सेंट के ऊपर, मैं जो बात बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ये जो ब्रांचेस हैं ये आपस में एंट्रीज पास नहीं करती। भेजने वाला कहता है मैंने एचओ को भेजा, रिसीव करने वाला कहता है मैंने एचओ से रिसीव किया। इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। एक ब्रांच दूसरी ब्रांच का खाता नहीं खोलती। खोला है कभी? बताओ। पूरा चैप्टर पढ़ लिया आपने, ढेरों क्वेश्चन कर लिए। यही कॉन्सेप्ट था ना जो क्लास में डिस्कस किया था हमने। मैं रट्टा तो मरवाता ही नहीं। मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ कि एमटीपी में क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन पढ़ा दिया, आनंद फनंद में सॉल्व करके आगे बढ़ गए ना। मेरे को पुरानी याद रहता है सर। मैं तो इंस्टीट्यूट को अगर तारीफ करनी है तो करता हूँ, क्रिटिसाइज करना है वो भी करता हूँ। मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज करूँगा, इन्होंने कॉन्सेप्ट्स की ऐसी की तैसी कर दी। मेरे पास ओम त्रिवेदी सर का भी फ़ोन आया था। कोई EISM के पेपर में कोई पता नहीं क्या, मेरे को तो समझ नहीं आया, कोई मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर का कोई पंगा था। वो कह रहा है सर स्टडी मेट में ये आंसर है और सजेस्टेड में कुछ और छाप दिया। अरे मैंने उनको बोला छोड़ो, कहाँ फंस गए तुम, ये इनकी पुरानी आदत है। अरे इंटर में तो कोई प्रॉब्लम ना, एक आधे क्वेश्चन में, फाइनल में तो आधा सिलेबस ही ऐसा है। और जो बच्चा मेरे से क्लास लेता है फिर उसने दोस्त से पूछा, वो कहता ओए जिंदो सर के आंसर मैच नहीं करते। वो दूसरा तीसरे को बताता है, तीसरा चौथे को बताता है। अब जिस बच्चे ने तो क्लास ले रखी होती है उसको पता होता है सारी बात का कि यार 22 साल से पढ़ा रहे हैं, इतनी एक्सप्लेनेशन देते हैं क्लास के अंदर, एक एक नोट लिखवाते हैं, कॉन्सेप्ट लिखवाते हैं, पेपर में इनके रैंक बच्चों के रैंक भी दिखाते रहते हैं। इस बार भी 26-27 रैंक मैंने शो किए थे और अभी ये वो हैं जो बच्चों ने खुद बताए हैं। मैंने पता किया होता तो और भी बढ़ सकते थे। मैं इंटरेस्ट ही नहीं लेता और ये भी मैं नहीं करता, ये जो बैठे हैं हमारे बाहर टीम वाले ये करते हैं। इनको रोकता रहता हूँ मैं, अबे यार बच्चे का रिजल्ट है, बच्चे के पास रहने दो। कहते हैं सर जो दिखता है वो बिकता है, आजकल ज़रूरी है। ये लोग करते हैं जो करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? सर इंस्टीट्यूट का बहुत बुरा हाल है। जिस बच्चे के पास टीचर है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और टीचर है, ऑल टीचर्स आर रिस्पेक्टेबल, उसकी गाइडेंस उसको मिल रही है। लेकिन जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है सर वो परेशान है इतने गंदे मटेरियल से। ये सर ये RTP MTP का क्वेश्चन मैं भरे हुए दिल से करा रहा हूँ आपको, लेकिन कर लेना। मैं जब टेलीग्राम पे ये वीडियो शेयर करूँगा तो उसमें डिस्क्रिप्शन में डालूंगा ये चीज़, ताकि आप इस MTP का वीडियो खोलो और देखो इससे कि इसमें क्या किया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट ब्रांच का। मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन में क्या लिखा हो। L Limited has its head office at Mumbai। अच्छा, इनके पास 2 ब्रांचेस हैं, पूना में और गोवा में, B1 B2। दी ब्रांचेस परचेज गुड्स इंडिपेंडेंटली। यहाँ से पता लग गया, इस लाइन से मेरे को पता लग गया कि ब्रांचेस अगर अपनी परचेज इंडिपेंडेंटली कर लेती हैं तो इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है। ठीक है। पुणे ब्रांच मेक्स प्रॉफिट्स ऑफ 1/3 ऑन कॉस्ट। अगर कॉस्ट है 100, प्रॉफिट है 33.33, तो इनवॉइस प्राइस बनता है 133.33, यानी प्रॉफिट बनता है इनवॉइस प्राइस का 1/4। कॉस्ट का 1/3 ज़रूर है, लेकिन सेलिंग प्राइस का 1/4 है। लेकिन जो गोवा ब्रांच है ये प्रॉफिट कमाते हैं 20% ऑन सेल। ये तो बना बनाया सर, सेल की रेशो को एडजस्ट नहीं करते हम। गुड्स आर ऑल्सो सप्लाइड बाय वन ब्रांच टू अनदर एट द रिस्पेक्टिव सेल्स प्राइस। कर लो बात। एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को गुड्स सप्लाई करती है, लेकिन रिस्पेक्टिव सेल्स प्राइस पे, अपना अपने सेलिंग प्राइस पे। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रांच 1 ब्रांच 2 को अपने सेलिंग प्राइस पे माल भेजेगा, तो ये सेलिंग प्राइस इसके लिए कॉस्ट बन जाएगा। और इसका जो सेलिंग प्राइस है वो इसके लिए कॉस्ट बन जाएगा। भेजने वाले के लिए सेल, रिसीव करने वाले के लिए परचेज। जब पूना वाले गोवा वालों को माल भेजेंगे तो वो पूना के लिए सेलिंग प्राइस है, लेकिन गोवा वालों के लिए कॉस्ट प्राइस है। गोवा वाले सेलिंग प्राइस पे भेजेंगे, वो उनके लिए सेलिंग प्राइस है, पूना वालों के लिए कॉस्ट प्राइस है। सारी बात समझ में आती है। मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा ये हो कैसे रहा है।
IBT का कॉन्सेप्ट ये होता ही नहीं। इंटर ब्रांच ट्रांसफ़र में जो ब्रांच होती है वो हेड ऑफिस को रिटर्न करती है, और जो रिसीविंग ब्रांच होती है वो हेड ऑफिस से रिसीव करती है, और हेड ऑफिस अपनी बुक्स में एक एंट्री पास करता है, रिसीविंग ब्रांच डेबिट टू सेंडिंग ब्रांच। क्वेश्चन किए कि नहीं किए? बताओ बताओ बताओ, क्वेश्चन किए कि नहीं किए? बताओ बताओ बताओ, क्वेश्चन किए कि नहीं किए? रिसीविंग टू सेंडिंग, रिसीविंग टू सेंडिंग, रिसीविंग टू सेंडिंग, वो स्टेटमेंट्स ही बनाया करते थे हम। अगर एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को माल भेज के आपस में एंट्री रिकॉर्ड करेगी तो वो क्वेश्चन क्यों पढ़े? वो बेकार थे क्या? पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है सर। ठीक है, कर लेते हैं, कर लेते हैं। क्वेश्चन है MTP में, पेपर में तो करके आना ही पड़ेगा। पेपर में क्या लिखेंगे? मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। नहीं, पेपर में करना पड़ेगा भाई। गलत चीज़ है तो गलत, सही है तो सही। क्वेश्चन ही भगवान है, नॉलेज कितनी भी हो, हैं? क्वेश्चन से पंगा नहीं लेना, क्वेश्चन पे टिप्पणी नहीं करनी, जो कह दिया कर दिया। मैं ध्यान रखूँगा इस बात को। पूना वाले गोवा को माल भेजते हैं, गोवा वाले पूना को भेजते हैं, और वो भी सेलिंग प्राइस पे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ऑफ पुणे ब्रांच। एक ही बनाना है बस, पुणे ब्रांच का, पुणे ब्रांच का ट्रेडिंग P&L बनाना है बस। एक आपको प्रॉफिट पता करना है इसका, और एक आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के लिए स्टॉक रिजर्व निकालना है। तो मैंने क्या करा, मैंने ट्रेडिंग P&L बनाया इन दी बुक्स ऑफ पुणे। इंडिपेंडेंट ब्रांच है जी, मुझे गोवा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये मेरा पुणे ब्रांच है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, लो जी 40,000 का ओपनिंग स्टॉक। परचेज 2 लाख रुपए, और कहते हैं इसमें इंटर ब्रांच ट्रांसफ़र इंक्लूड है। क्या फ़र्क पड़ता है? उसके लिए सेल, मेरे लिए परचेज, तो मैं परचेज दिखा देता हूँ 2 लाख की। सेपरेट करके दिखाना तो इसके नीचे माइनस करके IBT भी लिख सकते हैं। इकट्ठा दिखाना फिगर इकट्ठी दिखा लो, क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे लिए तो कॉस्ट है ना। उन्होंने माल भेजा, गोवा ने माल भेजा, गोवा के लिए सेलिंग प्राइस, मेरे लिए तो कॉस्ट प्राइस है, मेरे लिए तो परचेज है। सेल 280 की है, लो जी सेल 280 की हो गई। चार्जेबल एक्सपेंसेस हैं 15,000 के, चार्जेबल डायरेक्ट होते हैं, चार्जेबल का मतलब ही डायरेक्ट एक्सपेंस है, 15,000 रुपये हो गया। क्लोजिंग स्टॉक 30,000 रुपये का, लो जी क्लोजिंग स्टॉक 30,000 रुपये का। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन P&L, ये भी P&L। एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग 13,250 और 15,000 मैंने लगाया, टोटल 310 GP आ गया। GP यहाँ आ जाएगा। जिंदल सर इस क्वेश्चन में है क्या? ये तो 5 मिनट लगाया आपने बनाते हुए। इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ो बेटे ज़रा एक बार, आपको इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी, और कोई चक्कर नहीं है इसके अंदर। ओपनिंग स्टॉक एट पुणे इंक्लूड्स गुड्स 10,000 रुपीज़ इनवॉइस प्राइस टेकन फ्रॉम गोवा ब्रांच। ये जो ओपनिंग स्टॉक लिखा आपने, इसमें इंक्लूड है 10,000 रुपीज़ के गुड्स जो गोवा से आए हैं, और इनवॉइस प्राइस पे मैंने इंफॉर्मेशन पढ़ी, इग्नोर कर दी। मैं क्या करूं? क्यों सर, इंफॉर्मेशन का कुछ तो करो। अरे भैया एक बात बताओ, गोवा वालों ने माल मेरे को भेजा, इनवॉइस प्राइस पे भेजा, गोवा वालों के लिए सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट तो उन्होंने कमाया है, मेरे लिए तो कॉस्ट है। तो मैं क्या करूं? ये जो इनवॉइस प्राइस है मेरे लिए थोड़ा ना है, मैं तो रिसीविंग ब्रांच हूं। तो मेरे को जो मिला मैंने कॉस्ट लिख ली, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे लिखा हुआ है, मैं क्या करूं? बेकार की चीज़ है मेरे लिए तो। अच्छा, अगर गोवा वाले ट्रेडिंग P&L बना रहे होते तो इस पे OSR बना रहे होते। हाँ, अब समझ गए बात आप। जिन्होंने प्रॉफिट कमाया होता है वही एलिमिनेट करते हैं। ये माल गोवा से आया है, प्रॉफिट गोवा ने कमाया है, तो ओपनिंग स्टॉक में जितना भी माल है इस पे बनेगा OSR। जैसे ब्रांच के ओपनिंग स्टॉक पे HO बनाता था OSR, ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक पे HO बनाता था CSR, क्योंकि HO माल भेजता है तो HO कमाता है। यहाँ पे एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से कमा रही है, तो जो ब्रांच कमाएगी वो OSR CSR लिख लेगी।
कॉन्सेप्ट तो देखो क्वेश्चन में खराब है। एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से नहीं कमाती, आईबीटी एचओ के थ्रू रूट होता है, लेकिन इन्होंने क्या दिया, फिर हम भी उसी ट्रैक पे आ गए। अच्छा, तो ये पॉइंट हमने पढ़ा, बेकार है सर। एक और चीज़ देखो, जो पुणे ब्रांच है इन्होंने सेल किया है गोवा ब्रांच को 20,000 का माल सेल पे, सेलिंग प्राइस पे, तो ठीक है ना, सेल में इंक्लूड होगा ना। इसका मतलब 2,60,000 की सेल कस्टमर को की है और 20,000 की सेल गोवा को की है। सेलिंग प्राइस हमने लिखा हुआ है, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट इस पे भी होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, सही लिखा हुआ है। मैंने गोवा को माल दिया लेकिन गोवा के पास बच गया तो मैं CSR बना लूँगा। अगर मैंने गोवा को माल दिया है और मैंने सेल बुक कर ली है, बात ख़त्म हो गई। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए गोवा वालों के पास मेरा भेजा हुआ कितना ओपनिंग स्टॉक है, कितना क्लोजिंग स्टॉक है, उस पर OSR CSR बनाना मेरा काम है। तो जब मुझे बताएगा कि गोवा वालों के पास ओपनिंग स्टॉक में तुम्हारा इतना माल है, क्लोजिंग स्टॉक में इतना माल है, मैं बना लूँगा OSR CSR। तो सेल तो लिखी हुई है, क्या करना, कुछ भी नहीं करना। अच्छा सर, ये सारी फालतू की इंफॉर्मेशन है। ये देखो, सेल्स ऑफ गोवा इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू पूना, सेलिंग प्राइस। गोवा ने 15,000 की सेल लिखी होगी, पूना ने 20,000 की, दोनों पॉइंट ही बेकार हैं। दोनों ने अपनी अपनी सेल में शामिल कर लिया होगा, हम क्या करें, सेल तो होती सेलिंग प्राइस पे, तभी तो जीपी लिख रहे हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई कॉस्ट वॉस्ट दे रखी होती, प्रॉफिट ऐड करके हम सेलिंग प्राइस बना लेते हैं। कोई रेक्टिफिकेशन भी नहीं है, कुछ नहीं है। फिर क्वेश्चन कहते हैं जी, क्लोजिंग स्टॉक एट पुणे इंक्लूड्स गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम गोवा, इनवॉइस प्राइस 5,000। फिर वही बात, पहले ओपनिंग स्टॉक में गोवा का माल बता रहा था, अब क्लोजिंग स्टॉक में गोवा का माल बता रहा है। इसको कितनी बार बताएं कि गोवा का माल जो पुणे वालों के पास है वो पुणे वालों के लिए कॉस्ट है, पुणे वालों को कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे गोवा का ट्रेडिंग P&L बनाना होता तो इस पे OSR और इस पे CSR कौन बनाता, गोवा वाले बनाते, क्योंकि उन्होंने कमाया है। तो इसमें 4 इंफॉर्मेशन तो बेकार है। अब आते हैं काम की इंफॉर्मेशन पे, जिस पे बनेगा OSR CSR। ओपनिंग स्टॉक एट गोवा, हाँ गोवा का ओपनिंग स्टॉक, उसमें माल इंक्लूड है पूना वालों का 17,000 रुपये का। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे OSR 17,000 रुपये 1/4, 33/133 1/4। यहाँ लिखेंगे CSR, कहीं ना कहीं क्लोजिंग स्टॉक भी होगा। क्लोजिंग स्टॉक जो गोवा के पास है उसमें माल है 4,000 रुपये का, तो 4,000 लेंगे 1/4 1,000 रुपये। इसका 1/4 कितना, 3500 साथ नहीं 4250। ठीक है जी, आंसर आ गया, क्वेश्चन ख़त्म, पैसा हजम। पता नहीं क्या बनाया है, ये क्वेश्चन देखना चाहिए आपको, है बिल्कुल आसान लेकिन इन्फॉर्मेशन कंफ्यूजिंग है, कॉन्सेप्ट्स के अगेंस्ट है। 2 पॉइंट तो सेल के बेकार हो गए, 2 जो गोवा वालों का पुणे में स्टॉक बता रहे हैं वो बेकार हो गए, गोवा का ट्रेडिंग P&L बनाना ही नहीं। पुणे वालों का माल जो गोवा के पास पड़ा उसमें पूना ने प्रॉफिट कमाया, उस पर स्टॉक रिजर्व पूना ने बना लिया। अगर आप आंसर देखें तो ये आंसर आपको मैं RTP में चेक करा देता हूँ। और क्या आंसर होना है, यही आंसर होना है, और क्या होना है। लो जी, ये देखो, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, 1,000 रुपये का CSR है, ग्रॉस प्रॉफिट 45,000 का, 42,000 का, बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ये एडमिनिस्ट्रेशन है, सेलिंग है, नेट प्रॉफिट आ गया आपका, क्वेश्चन ख़त्म, पैसा हजम। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन बेकार है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं क्वेश्चन के ऊपर। देखो आप कितनी बेशर्मी से आंसर बना दिया, B पॉइंट, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कि बाकी पॉइंट्स को क्यों इग्नोर किया है, कुछ नहीं, वो मैंने आपको सारे समझा दिए सर। क्वेश्चन को देख लेना ज़रा एक बार। अच्छा जी सर, मैं आगे चलते चलते C पॉइंट पे, ये तो क्लास में किया हुआ है हमने, ये फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन है जी।
ये फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन है और ये मैंने नोट कर रखा है इसमें, हमारी क्लास का ये क्वेश्चन नंबर 53 है क्लास बुक का। आप चेक कर सकते हैं, मेरे पे विश्वास है तो बस समझ के कि हाँ होगा यार सर कह रहे हैं तो क्लास में किया हुआ है। तो ये देखो पहला क्वेश्चन 10 नंबर का, कौन सा, प्री इनकॉर्पोरेशन वाला। 6 नंबर का क्वेश्चन वो ब्रांच का भी जो बनाया ट्रेडिंग P&L, और 4 नंबर का बनाया इन्होंने फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन था। फॉरेन ब्रांच वाले में ज़्यादती है क्योंकि कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है। ये फॉरेन ब्रांच ये कम से कम आपका 5-5 नंबर के 2 होने चाहिए थे, इसमें 1 नंबर और प्लस होना चाहिए था टाइम के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 4 बेटे मेरे पास करवाने लायक क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ ना है। ये सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है, ये सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है और ये क्लास का कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नंबर 25 है क्लास बुक का, क्लास में किया हुआ है। कट कॉपी पेस्ट डिटो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4B, इसमें भी मेरे पास बताने लायक कुछ नहीं है। क्यों? ये डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन है और ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 39 है बेटे। कट कॉपी पेस्ट, फिगर भी नहीं बदले हुए, डिट्टो। तो मैंने आपको आधा MTP चेक करा दिया, 3 क्वेश्चन चेक करा दिए। 3 में से मैंने आपको क्या बताया, छोटे छोटे से 1-2 पार्ट, बाकी तो सब क्लास बुक में कवर्ड है। फिर इसके बाद हम आ गए जी क्वेश्चन नंबर 3 में। ये बेटे इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स पे, ये क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 पे है ये क्वेश्चन। मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3A, इसका फर्स्ट पार्ट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का रिविजनरी वीडियो मैंने YouTube चैनल पे डाल दिया था, आप वहाँ से भी इसका रिवीजन लगा सकते हैं, फिर क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है शेयर्स पे। डिबेंचर्स में तो फिर भी काफ़ी कैलकुलेशन हो जाती है ब्याज वगैरह की, शेयर्स में तो कुछ होता ही नहीं। ये देखो बाय बाय बाय, पहले 3 बार परचेज़ किया है, फिर बोनस शेयर आ गए और फिर 2 बार सेल किए। और जब भी हम सेल करेंगे आपको पता है वेटेड एवरेज पे चलेंगे, और वेटेड एवरेज में क्या करना होता है, इन सारे शेयर्स की कॉस्ट को इकट्ठा कर लेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स। और कॉस्ट की कैलकुलेशन में एक तो सेल ऑफ राइट माइनस हो सकता है अगर उसको रिकवरी माना हो, एक प्री एक्विजिशन डिविडेंड माइनस हो सकता है अगर उसको रिकवरी ऑफ कॉस्ट माना हो। तो एवरेज कॉस्ट निकल जाती है इनटू सोल्ड पोर्शन। 1500 एक बार बेचें, 1000 एक बार बेचें, तो कॉस्ट फॉर सोल्ड पोर्शन निकाल लेंगे, नफ़ा नुकसान निकाल के P&L में। मुझे ये क्वेश्चन करवाना नहीं है, मुझे इस क्वेश्चन के अंदर एक ही पॉइंट बताना है बस, क्योंकि मेरे पास करवाने लायक कुछ है नहीं। हम इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन क्लास में किए हुए हैं। मैंने सिर्फ आपको एक पॉइंट बताना है और वो है बेटे डिविडेंड्स का। डिविडेंड्स के पॉइंट को लेके इसके आंसर में गलती है, MTP में गलत बना रखा है, किसी नालायक बंदे ने बनाया। क्या सर आप एवं कमियाँ निकालते रहते हो? कमी है तो बोलता हूँ बेटे, नहीं तो मैं क्यों बोलूँगा? मेरे को क्या मतलब, मेरा दिमाग फिरा हुआ है बताओ, है ना। ये देखो 15 सितंबर 2019 को एक डिविडेंड रिसीव हुआ है इन्हें। कब रिसीव हुआ है? 15/9/2019 को 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड रिसीव हुआ है। मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ करंट ईयर में जो डिविडेंड रिसीव होगा वो किस साल के लिए? प्रीवियस ईयर के लिए। करंट ईयर में जो डिविडेंड मिलता है वो प्रीवियस ईयर के लिए। तो हमें देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर में शेयर कितने थे। करंट ईयर में जो डिविडेंड मिलेगा वो प्रीवियस ईयर के लिए। तो प्रीवियस ईयर में जितने भी शेयर्स होंगे उनके ऊपर जो डिविडेंड होगा वो पोस्ट एक्विजिशन होगा। और जितने शेयर्स हम करंट ईयर में खरीदेंगे और डिविडेंड पिछले साल का मिलेगा, वो सारा प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा। शेयर्स पिछले साल में, डिविडेंड पिछले साल का, पोस्ट एक्विजिशन P&L में डाल दो। शेयर खरीदे इस साल, डिविडेंड पिछले साल का, ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। इसको हम रिकवरी ऑफ कॉस्ट मान के इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। मैं देखता हूँ क्वेश्चन क्या कहता है।
सबसे पहले तो ये बताओ हमारा करंट ईयर कौन सा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2019 एंड मार्च 20। आपसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2 साल का मांगा गया है, यानी पिछला साल था 18-19 और इस साल है 19-20। हमें डिविडेंड मिला है करंट ईयर में, हमें डिविडेंड मिला है 19-20 में। अगर हमें डिविडेंड मिला है 19-20 में तो ये डिविडेंड कौन से साल के लिए होगा, पिछले साल के लिए 18-19 के लिए होगा, पक्का लिखा भी होगा फॉर द ईयर मार्च 19 है ये पिछले साल का। तो जितने भी शेयर्स पिछले साल में होंगे, डिविडेंड भी पिछले साल का है, तो वो क्या है हमारा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, उसे हम इनकम मानेंगे। शेयर खरीदेंगे इस साल, डिविडेंड मिलेगा पिछले साल का, वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। शायद आपको याद हो मैं क्लास में इस तरह से बोलता था आपको बोनस और राइट, और मैं हमेशा कहता था बोनस और राइट पे तो डिविडेंड निकल ही नहीं सकता, क्योंकि डिविडेंड अगर पिछले साल का है तो ये तो कंपनी ने न्यू इशू किया है, तो कंपनी जो कैपिटल करंट ईयर में इशू करेगी उस पे पिछले साल का डिविडेंड क्यों देगी, पिछले साल तो ये कैपिटल थी नहीं कंपनी के पास, तो बोनस और राइट तो हम काट देते थे। इस पे हम डिविडेंड पोस्ट मान लेते थे और इस पे प्री मान लेते थे। करते थे कि नहीं करते थे? सुंदर वाला क्वेश्चन कराया था आपको, मिस्टर सिंह वाला क्वेश्चन कराया था, रजत वाला क्वेश्चन कराया था, हमने कई क्वेश्चन किए हुए। तो मैंने क्या करा, मैंने बनाया इन्वेस्टमेंट अकाउंट मैं दिखाता हूँ। मैंने बनाया जी इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कौन से साल के लिए? मैंने बनाया 18-19 के लिए, मैं पिछले साल के लिए बना रहा हूँ। मैंने लिखा पर्टिकुलर्स, मैंने लिखा नंबर, मैंने लिखा अमाउंट, मैंने लिखा इनकम। मैंने लिखा जी पर्टिकुलर्स, मैंने लिखा नंबर, मैंने लिखा अमाउंट और मैंने लिखा इनकम। इनकम की जगह आप डिविडेंड भी लिख सकते हैं। मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बताओ 1 जनवरी 19 को 600 शेयर 20 रुपये के हिसाब से खरीदे हैं। 1 जनवरी 19 को तो मैं लिखूँगा टू बैंक 600 शेयर खरीदे 20 रुपये के हिसाब से, तो 12,000 के बनते हैं। इनकम 0। कोई ब्रोकरेज तो नहीं है, कहीं ब्रोकरेज का कोई पंगा तो नहीं है? कोई ब्रोकरेज का पंगा तो नहीं है? नहीं है जी। 15 मार्च को इन्होंने फिर खरीदे हैं 900 शेयर 25 रुपये के हिसाब से। मैंने 15 मार्च 19 को फिर खरीदे हैं टू बैंक 900 शेयर्स 25 रुपये के हिसाब से। 900 इंटू 25 तो ये बन गया 22,500। तो 15 मार्च के बाद मैं 31 मार्च को बैलेंस निकाल दूंगा। बाय बैलेंस CD मेरे पास 1500 शेयर हो गए, मेरे पास 34,500 का बैलेंस हो गया। जिंदल सर आप कहना क्या चाहते हो? अभी बताता हूँ, 2 मिनट में पता लग जाएगा आपको। 1500 34,500 34,500 नील, 1500 34,500 नील। लो जी, हो गया काम खत्म। फिर हम बनाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये कौन से साल के लिए है? ये करंट ईयर के लिए है। हमने वही कॉलम बनाया इसके अंदर। हमने लिखा पर्टिकुलर्स, नंबर, अमाउंट, इनकम। पर्टिकुलर्स, नंबर, अमाउंट, इनकम। इस क्लोजिंग बैलेंस को मैं यहाँ ले आया। 1/4/19 को मैं लिखूँगा टू बैलेंस BD 1500 शेयर्स 34,500। पॉइंट ये है कि ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है। ये ओपनिंग बैलेंस मैं पिछले साल से लेके आया हूँ। 3 रुपये पर शेयर का डिविडेंड है, तो इस पे मेरे को 4500 रुपये मिलेंगे। तो ये डिविडेंड भी पिछले साल का है, शेयर भी पिछले साल के हैं। इसको हम पोस्ट एक्विजिशन मान के और हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, डिविडेंड टू P&L। हम इसे प्री एक्विजिशन नहीं मानते। तो जब हमें डिविडेंड मिलेगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय बैंक 4500 रुपये, 1500 इंटू 3
अब हमें प्री एक्विजिशन चाहिए। मैं क्वेश्चन में वापस गया, मैंने 20 मई को 1000 शेयर खरीदे हैं, बोनस पे तो मिलना ही नहीं डिविडेंड, राइट शेयर पे मिलना ही नहीं डिविडेंड, बोनस और राइट की एंट्रीज तो अलग से पास हो जाएंगी। लेकिन ये जो 20 मई को आपने शेयर खरीदे हैं 1023 रुपये के हिसाब से, ये आपने सेकेंडरी मार्केट से खरीदे होंगे, तो आप इसकी एंट्री पास करेंगे 20 मई को टू बैंक, 1000 शेयर्स हैं और 23 रुपये का रेट है, मतलब 23,000 रुपये बनते हैं। लेकिन आपको ये भी पता है कि ये जो शेयर्स हैं ये करंट ईयर में ख़रीदे गए हैं और डिविडेंड पिछले साल का आ रहा है, तो इस पे जब हम 3 रुपये के हिसाब से गुना करेंगे तो ये हमारा प्री एक्विजिशन डिविडेंड है और हम इसको रिकवरी ऑफ कॉस्ट मानेंगे और 3,000 रुपये यहाँ लिखेंगे। और जब मैंने आरटीपी का आंसर चेक किया, बोनस पे नो डिविडेंड, राइट पे नो डिविडेंड, क्योंकि वो तो करंट ईयर में इश्यू है, डिविडेंड पिछले साल का है तो कंपनी पिछले साल की कैपिटल पे देगी, न्यू इश्यू तो इसी साल हो रहा है, इस पे डिविडेंड मिलेगा अगले साल मिलेगा, कंपनी अगले साल देगी। तो बोनस और राइट पे डिविडेंड नहीं निकालते करंट ईयर में, क्योंकि डिविडेंड पिछले साल का है। सारी कहानी आपको पता है। मैं एक बार आपको आरटीपी का आंसर चेक करा दूँ कि हम सही चल रहे हैं, फिर मैं आपको कमी बताता हूँ आरटीपी में गलत कहाँ है, और मेरे वाला आंसर मैं चेंज करूँगा अभी। ये देखो, ये इन्होंने पहले 2019 का खाता बनाया, हमारी तरह इन्होंने बैलेंस निकाल लिए सारे, ये ओपनिंग बैलेंस में आ गया। ये देखो 45 रुपये को ये इनकम मान रहा है और 3,000 रुपये को ये रिकवरी ऑफ कॉस्ट मान रहा है। हमारी वर्किंग बिल्कुल टनाटन एमटीपी के आंसर से मैच करती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर ये जो आंसर है इसमें मिस्टेक है। इस आंसर में क्या मिस्टेक है? ये आंसर देखने में लग रहा है कि बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको जो डिविडेंड मिला, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, आपको जो डिविडेंड मिला वो मिला 31 मार्च 2019 के लिए। मतलब आपको जो डिविडेंड मिला वो मिला 18-19 के लिए। आपको जो डिविडेंड मिला वो मिला 1/4/2018 से लेके 31 मार्च 2019 के लिए। मैंने आपको क्लास में जब कॉन्सेप्ट कराए थे तो डिटेल में बताया था, अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस की हिस्ट्री हो, अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस की हिस्ट्री हो कि आपने पिछले साल ये शेयर कब खरीदे थे, तो आपको नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से प्री पोस्ट देखना पड़ सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में ये जो ओपनिंग बैलेंस है, मेरे पास इसकी हिस्ट्री है कि मैंने इसको पिछले साल कब खरीदा था। मैंने इसको खरीदा था 1 जनवरी 2019 को, और जब मेरे को डिविडेंड मिल रहा है 18-19 का, इसका मतलब ये जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का डिविडेंड आपका पोस्ट एक्विजिशन होना चाहिए, क्योंकि शेयर खरीदने के बाद का डिविडेंड है। डिविडेंड आपको मिल रहा है मार्च 19 तक का, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का डिविडेंड आपका पोस्ट है, और जो 9 महीने का डिविडेंड है वो प्री है। सारा प्री कैसे हो गया? इन्होंने तो बेवकूफ़ों की तरह एक सिंपल सा आंसर बना के पकड़ा दिया बच्चों को। ये आंसर हमने सुंदर और मिस्टर सिंह वाले क्वेश्चन में यही आंसर बनाया था, और मैं आपको बार बार कहता था ओपनिंग बैलेंस वाला डिविडेंड पोस्ट होता है, P&L में ले जाओ, परचेज वाला डिविडेंड प्री होता है, इसको कॉस्ट में एडजस्ट कर दो, बोनस और राइट पे मत निकालो। वो कब होता आंसर? वो आंसर तब होता है जब आपके पास ओपनिंग बैलेंस की हिस्ट्री नहीं होती। जब आपको क्वेश्चन ओपनिंग बैलेंस की हिस्ट्री बता रहा है, जब आपको क्वेश्चन ने ओपनिंग बैलेंस की पूरी हिस्ट्री बता दी, तो फिर आपको डेट्स का पता है, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर बनना चाहिए था। अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं इसी तरह से बनाऊँगा। मैं अगर डिविडेंड की कैलकुलेशन करूँगा तो मैं इन 600 शेयर्स पे मैं बोलूँगा कि 600 शेयर्स हैं, 3 रुपये का डिविडेंड है, 1800, 12 × 9, 1800 का 9/12, मैं बोलूँगा 1350 रुपये जो है वो मेरा प्री डिविडेंड है, क्योंकि 3 महीने का डिविडेंड जनवरी, फरवरी, मार्च पोस्ट का डिविडेंड आएगा वो। अच्छा, तो बाकी के 450 रुपये ये पोस्ट में काउंट होंगे। फिर आप अगली परचेज़ देखो, ये 15 मार्च को ही है, डिविडेंड आपका आ रहा है 31 मार्च तक का, तो 15 दिन का जो डिविडेंड है वो आपका पोस्ट है, 11.5 महीने का डिविडेंड आपका प्री है, तो 900 शेयर्स हैं। तो मैं अगर कैलकुलेशन करता तो 900 × 3 2700, 27 को डिवाइड करता है ऐसे 11.5, 2700 डिवाइडेड बाय 12 × 11.5, ये बनता है 2588, ये प्री है।
और 2700 रुपये में 15 दिन का जो डिविडेंड है 112 रुपये का ये पोस्ट है। मैं कहता हूँ चाहे 562 रुपये का अंतर है, नॉमिनल सा डिफरेंस है, लेकिन आंसर तो आपका एक्यूरेट होना चाहिए ना। डिविडेंड की कैलकुलेशन बहुत ही लापरवाही से एमटीपी के आंसर में दी हुई है। ये आंसर आपका करेक्ट हो सकता था अगर आपके पास इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस की हिस्ट्री नहीं दे रखी होती तो आपका जो पोस्ट वाला डिविडेंड है इसमें 562 रुपये एक्स्ट्रा होने चाहिए। ये बाकी सारा क्वेश्चन बच्चा क्वेश्चन है सर। परचेज परचेज परचेज, बोनस शेयर, राइट शेयर, सेल सेल, ये क्वेश्चन है आपका। बाकी मुझे इसके आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिविडेंड में एक प्रॉब्लम थी सर, वो डिस्कस कर ली मैंने आपके साथ। और एमटीपी में ये आंसर दे रहे हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन इनका पास्ट एग्जामिनेशन में आया था, उसके सजेस्टेड आंसर में वो आंसर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है वो माथा पीट लेता है, अरे सजेस्टेड में ये कर रहे हो, एमटीपी में ये कर रहे हो, ये किसी और ने बनाया, ये किसी और ने बनाया है। तो ये जो एमटीपी का आंसर है ये बंदे ने ढंग से नहीं बनाया इसको। सजेस्टेड आंसर जो है वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज़ पेपर में यही आंसर फॉलो करके आना। सर हमारे मार्क्स तो नहीं कट जाएंगे? 22 साल हो गए पढ़ाते हुए, अगर किसी बच्चे को मैंने फ़ेल कराया होता, मेरी वजह से बच्चा फ़ेल हुआ होता, मैं यहाँ तक पहुँचता, मुझे बताओ, इतना लंबा करियर खिंचता मेरा। अब तक तो 22 साल टीचर अगर है, 22 साल से पढ़ा रहा है इंडस्ट्री में, तो टिके हुए हैं सर अभी भी। आपको बात को समझना चाहिए लॉजिक के साथ। ये नहीं ना एमटीपी में ये आंसर है, एमटीपी में ये आंसर है, एमटीपी में ये आंसर है, मैं यही करूँगा, मैं यही करूँगा, मैं यही करूँगा, मैं यही करूँगा, मैं करो, मैं बिल्कुल मना नहीं करता। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो हमें फिर चीज़ों को ठीक करना पड़ता है। मैं जल्दी जल्दी इंस्टीट्यूट के आंसर्स को ठीक नहीं कराता। जब पानी सर के ऊपर से चला जाता है सर, मैं क्या करूँ? अगर आपने ये वाला आंसर नहीं बनाया, आपके मार्क्स कट जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। सजेस्टेड आंसर इनका बहुत केयरफुली बनता है। सजेस्टेड आंसर में यही आंसर होगा। एक तो बेटे इन्वेस्टमेंट का ये पॉइंट था जो मुझे बताना था, बाकी सारा क्वेश्चन सिंपल है, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। बाकी आप देख सकते हो, अपने आप कर लेना। मैं आ गया इसके सेकंड पॉइंट में। ये थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट है, ध्यान से पढ़ लेना। वेदर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट कॉस्ट अंडर द हेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी diminution in value is correct and in accordance with the provisions of AS 13। क्या पूछना चाहता है ये पूछना चाहता है कि आपके जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं इनको आप कॉस्ट पे दिखाते हो, कोई भी डिक्लाइन माइनस नहीं करते, तो क्या ये सही है? क्या ये AS 13 के हिसाब से है? यस। एज पर द प्रोविजंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, valuation of long-term investments is always made at cost, except in case of permanent decline। अगर डिक्लाइन परमानेंट है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में से डिक्लाइन माइनस किया जा सकता है, अदरवाइज हमेशा एट कॉस्ट पे आता है। डेफिनेशन लिख दी। अच्छा आगे, इफ नॉट what should have been the accounting treatment in such situation? In case of permanent decline, long-term investments shall be valued at cost or market value, whichever is lower, and the decline in value will be written off in profit and loss account। हो गया काम खत्म। पहले तो हमने ये बताया कि लॉन्ग टर्म की वैल्यूएशन कॉस्ट पे होती है, लेकिन परमानेंट डिक्लाइन का एक एक्सेप्शन होता है। अगर ये सिचुएशन आ जाए तो फिर हम राइट ऑफ करेंगे और P&L में डाल देंगे। अच्छा, व्हाट methodology should be adopted for calculating provision for decline in the value of investment, if any? Explain in brief। आपको पूछ रहा है कि methodology क्या होगी प्रोविजन निकालने के लिए। For the calculation of decline in value, we will compare the investments, we will compare the cost of investments with existing market value। कॉस्ट का कंपैरिजन मार्केट वैल्यू के साथ करवा देंगे, डिक्लाइन आ जाएगा। ये कोई क्वेश्चन है बेटे? कितने नंबर का क्वेश्चन बना रखा है इन्होंने? 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखो 8 नंबर का क्वेश्चन तो इतनी कैलकुलेशन के साथ है, 4 नंबर का क्वेश्चन थ्योरी के साथ है।
अच्छा, फिर इसका बी पार्ट आ गया। ये तो बच्चा क्वेश्चन है, 5 मिनट में सॉल्व करेंगे। ये आरटीपी में पहले भी आया था। ये इसका 3B है। ये इंश्योरेंस क्लेम पे है। एक फायर अकर हुई है सर, कोई बिजनेसमैन है मैसेज प्रीत, 1 जुलाई 2021 को दुखद समाचार आया कि दुकान में आग लग गई। 1 जुलाई 21 को, ठीक है। दी बिल्डिंग इक्विपमेंट एंड स्टॉक वर डिस्ट्रॉयड एंड साल्वेज वैल्यूज रिकॉर्डेड। बिल्डिंग का साल्वेज है 4000 का, इक्विपमेंट का साल्वेज है 2500 का, स्टॉक का साल्वेज है 20000 का। डैमेज गुड्स जब निकालेंगे तब साल्वेज माइनस करेंगे। द फॉलोइंग अदर इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स दिस। अच्छा, 1 जनवरी से लेके 30 जून तक के रिकॉर्ड्स दे रहे हैं, क्योंकि फिर तो डेट ऑफ फायर ही आ गया। लो जी, मैंने बनाया मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले मेरे पास है सेल और सेल रिटर्न 1150 और 40। मैंने लिख दी सेल नेट करके 1110, मैंने रिटर्न माइनस करके लिख दिया। फिर मैंने लिखी परचेज 950 और 12500, 937,500, 9,37,500 की परचेज हो गई। परचेज हो गई। कैरीज इनवर्ड कितने की कैरीज है? 17,500। लो जी, कैरीज इनवर्ड 17,500 ट्रेडिंग में आती है ना। वेजेस, वेजेस भी तो ट्रेडिंग में आते हैं। वेजेस 7,500 रुपये के। ओपनिंग स्टॉक बताओ जी कितना है? 1.5 लाख का। उसके बाद बिल्डिंग इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन, अच्छा जीपी ग्रॉस प्रॉफिट 25% सेल्स का। लो जी, जीपी 25% किस चीज़ का? सेल्स का। तो 11,10,000 का 25% बताओ कितना आया? 277,500। 2,77,500 मैंने लगाया इसका टोटल। क्लोजिंग स्टॉक आ गया जी, बैलेंसिंग फिगर 1.5 लाख। 9,37,500, 17,500, 7,500, 2,77,500 माइनस 11,10, 280 का क्लोजिंग स्टॉक आ गया जी। 280 का क्लोजिंग स्टॉक ज़रूर है, 20,000 का साल्वेज है, तो 260 हमारा डैमेज गुड्स आ गए। क्वेश्चन है, मुझे बताना ज़रा बेटे ये। अच्छा, बिल्डिंग का भी देख लो आप, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि बिल्डिंग का भी बताओ जी। ये तो कोई ख़ास बात नहीं, क्वेश्चन हो गया। हो गया क्वेश्चन। अच्छा, अब मैं आ गया बिल्डिंग की वर्किंग में। मेरे पास बिल्डिंग है 375 की। मेरे पास बिल्डिंग है 3,75,000 और मेरे पास डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग का 1.25 लाख रुपए का। बिल्डिंग मेरे पास है 375 की, 1.25 लाख का इसका डेप्रिसिएशन है, तो इसकी WDV आ गई है 2.5 लाख। ठीक है जी। क्वेश्चन आगे क्या कहते हैं? कहते हैं जी, नो डेप्रिसिएशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड आफ्टर 31 दिसंबर। 6 महीने का डेप्रिसिएशन पेंडिंग है, और जो डेप्रिसिएशन के लेटेस्ट डेट बता रहे हैं वो है 5% ऑन बिल्डिंग। और ये लगाना हमने SLM बेसिस पे। तो एक बात बता देता हूँ, जिस क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन होता है वहाँ पे डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे लगता है। क्यों? एसेट्स आपके कॉस्ट पे मेंटेन हो रहे हैं। बिल्डिंग अलग है, डेप्रिसिएशन प्रोविज़न अलग है, तो ये जितने भी रेट हैं कॉस्ट पे अज्यूम हो जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से एक डेप्रिसिएशन और माइनस करूँगा, 3,75,000, इसका 5% और इसका 6/12, तो बिल्डिंग का नुकसान आ जाएगा।
जब क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन आपको ये प्रोविज़न की फॉर्म में है ना बेटे, अगर ये डेप्रिसिएशन प्रोविज़न की फॉर्म में नहीं होता तो डब्ल्यू भी दे रखी होती है आपको, इसलिए डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे लगेगा। अगर आप इसका आंसर देखें इन्वेस्टमेंट अकाउंट के बाद, ये इसका आंसर है 280 आ गया जी। अच्छा 280 के बाद 260 आ गया जी। ये देखो स्टॉक का तो 260 आ गया, ये बिल्डिंग है 375 डेप्रिसिएशन, ये 9375 जो है ना, 375 का 5% और 6/12 सालवेज माइनस करके नुकसान निकाल लिया, आंसर आ गया क्वेश्चन में। इसी तरह से इक्विपमेंट की वर्किंग बनेगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ना तो इसमें बी पॉइंट मुश्किल है, ना वो लॉन्ग टर्म वाला मुश्किल था, ना इन्वेस्टमेंट अकाउंट का क्वेश्चन मुश्किल है। डिविडेंड की अकाउंटिंग में प्रॉब्लम नजर आई मेरे को, इसमें आंसर ठीक नहीं बनाया। फिर मैं आपको चलते चलते ले आया जी क्वेश्चन नंबर 2 में। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2A और सर ये है कंपनी फाइनल अकाउंट पे। फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है, एक P&L बनाना है, एक बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है जी। वैसे तो क्वेश्चन आपको खुद करना चाहिए, लेकिन मैं क्वेश्चन के सारे आइटम गो थ्रू कर देता हूँ एक बार, फिर आप इसका आंसर MTP से देख के खुद बना लेना, जाएगा होमवर्क में डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। मैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा हूँ, SOPL। सबसे पहले सेल लिखते हैं, फिर अदर इनकम लिखते हैं, टोटल मार देते हैं, फिर परचेज लिख देते हैं, चेंजेस लिख देते हैं स्टॉक के, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट कॉस्ट लिख देते हैं, फाइनेंस चार्ज लिख देते हैं, डेप्रिसिएशन लिख देते हैं, अदर एक्सपेंसेस लिख देते हैं, टोटल लगा देते हैं, A-B कर देते हैं तो PBT आ जाता है, फिर टैक्स माइनस कर देते हैं, आता है ना, ये फॉर्मेट है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में चलते हैं हम। डिस्काउंट एंड रिबेट 1, कैरिज इनवर्ड 2, रेट्स एंड टैक्सेस 3, एडवर्टीजमेंट 4, कमीशन एंड ब्रोकरेज 5, बिजनेस एक्सपेंसेस 6, रिपेयर्स क्या है 7 और बैड डेट्स हो गए हैं 3, 3, 6 और 2, 8 आइटम हो गए हैं। ये सारे के सारे आपके अदर एक्सपेंसेस में चले जाएंगे। आधा क्वेश्चन तो यही ख़त्म हो गया आपका, ये अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे। मैंने एक बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ा, मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ मिला प्रोवाइड 25,000 एज डाउटफुल डेब्ट्स, यानी एक प्रोविज़न बनाना है। तो इसमें एक आइटम और बढ़ गया, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 25,000 रुपये का। मैं सोच रहा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आइटम है, 9 आइटम हो गए। अब 9 आइटम हो गया, 25,000 का प्रोविज़न बनाना है। लेकिन आफ्टर राइटिंग ऑफ 16,000 एज एडिशनल बैड डेट्स, मैं सोच रहा था कि मेरे बैड डेट्स 25,500 के हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 16,000 के जो बैड डेट्स हैं इन्हें एक्स्ट्रा में राइट ऑफ करो, तो मेरे बैड डेट्स की अमाउंट इंक्रीज़ हो गई। एक कैलकुलेटर ले लो, मैंने कैलकुलेटर ले लिया। सबसे पहले है 30,000, 57,500, फिर उसके बाद है 55,000, फिर 15,000, फिर 67,500, फिर 56,000, फिर 56,500, फिर 25,500 प्लस 16,000 एडिशनल बैड डेट्स, 25,000 का प्रोविज़न है। तो ये 4,04,000 बनते हैं, 4,04,000 रुपये बनते हैं ये। आंसर चेक कराऊँ, ये अदर एक्सपेंसेस हैं, ये 4,40 बनते हैं। 36,000 का डिफरेंस, कोई ना कोई आइटम फिर रह गया होगा, देखते हैं एडिशनल में। एडिशनल में ये रहा,
आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ फॉर वेजेस, वेजेस तो चली जाएंगी एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस में, वो तो बाद में देखेंगे। एक बिजनेस एक्सपेंसेस है जी 36,000 के आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पे आपको 36,000 रुपये और ऐड करने चाहिए, बस 440 हो गई। वेजेस को वेजेस में जोड़ देंगे। और एक और बात, ये अदर करंट लाइबिलिटीज़ में भी लेके जाना है आपने, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को अदर करंट लाइबिलिटीज़ में भी लेके जाते हैं। तो मैंने क्या करा, हाईलाइट कर दिया उन सारी चीज़ों को जो आपके अदर एक्सपेंसेस में आने वाले हैं। अच्छा जी, और चेक कराऊँ आपको, मेरे पास है जी परचेज़ 12,32,500, लो जी मैंने परचेज़ लिख दी 12,32,500। फिर मैं कलर चेंज करता हूँ। मेरे पास है ओपनिंग स्टॉक 665 का, और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है 7,08,000 का। तो 665 और 7,08,000, 43,000 का डिफरेंस है। तो ये 43,000 रुपये मैं यहाँ से माइनस कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो इनकम का काम करेगा। तो मैं लिख रहा हूँ एक्सपेंसेस की साइड में, तो माइनस कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होता तो ऐड हो जाता कॉस्ट में। अच्छा, और क्या रहेगा जी, अभी देख लेते हैं। पैटर्न फर्नीचर वेजेस, ये जाएगा एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस में। एक कितना है, 13,68,000 तो ये है, और एक मेरे पास 25,000 के ये थे, टोटल 13,93,000। मैंने लिख दिया जी 13,93,000। अगर कोई और आइटम मिल जाएगा तो ठीक कर लेंगे। आगे पैटर्न फर्नीचर, फ्री होल्ड, प्लांट, इंजीनियरिंग टूल्स, ये सब आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं, पीपीई हैं, इन पे डेप्रिसिएशन निकलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डेप्रिसिएशन निकालने की बात चल रही है, प्लांट एंड मशीनरी पे 5% है जी। हमने लिखा प्लांट एंड मशीनरी, बताओ जी कितना प्लांट एंड मशीनरी है। हमारे पास है जी प्लांट एंड मशीनरी 7.5 लाख का। 7.5 लाख का कितना करना है, 5%। 7.5 लाख रुपए, इसका करेंगे 5%। इसका करेंगे 5%। 7.5 लाख का 5% बताओ कितना आया, 37,500। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, 7,12,500, क्योंकि बैलेंस शीट भी तो बनानी है ना। अगला डेप्रिसिएशन बताओ किस चीज़ पे है, इंजीनियरिंग टूल्स पे है 20%, ये 1.5 लाख के हैं। टूल्स ये 1.5 लाख के हैं, 20% के हिसाब से 30,000 बनता है, तो 1,20 रह गया। फिर हमारे पास है पैटर्न्स पे 10% है जी, ये रहे पैटर्न्स 375। 375 का 20% कितना, 10%, 37,500। तो ये आ गया 3,37,500। फर्नीचर 1.5 लाख का, फर्नीचर पे 10% है, 1,35। फ्री ओल्ड लैंड, लैंड पे तो डेप्रिसिएशन लगता नहीं, 16,25 है। लगाओ जी डेप्रिसिएशन का टोटल लगाओ, 37,500, 30,000, 37,500, 15,000, 1,20 का डेप्रिसिएशन हो गया। 7,12,500, फिर 1,20, 3,37,500, 1,35, 16,25, 29,30,000 के आपके पीपी हो गए। ये बैलेंस शीट में चले जाएंगे, ये पी एंड एल में चला जाएगा। 1,20 का डेप्रिसिएशन हो गया।
ये तो आपके डेटर्स हैं, ये बैलेंस शीट में चले जाएंगे। ये दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हैं, ये करंट एसेट्स में चले जाएंगे। इंटरेस्ट बैंक ओवरड्राफ्ट पे है 1/11, फाइनेंस चार्ज में चला जाएगा। लो जी 1/11। कॉल्स इन एरियर और कैपिटल ये दोनों आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे, शेयर कैपिटल में चले जाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट अदर करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। ट्रेड पेबल ये तो करंट लायबिलिटीज़ में एक सेपरेट हेडिंग बनती है। सेल 36-17, ये लो जी 36,17,000 की आपकी सेल है। रेंट अदर इनकम, ट्रांसफ़र फीस रिसीव्ड ये भी अदर इनकम, तो 36,500 की अदर इनकम हो गई आपको। प्रॉफिट एंड लॉस का जो ओपनिंग बैलेंस है ये रिजर्व एंड सरप्लस में नेट प्रॉफिट में ऐड कर, ये क्वेश्चन है बेटे, मैंने सारा क्वेश्चन हाईलाइट कर दिया आपके सामने, कुछ है ही नहीं। अब टोटल लगाने हैं आपने, टोटल और फॉर्मेट तो आपको आता है, आंसर आप चेक कर सकते। मुझे कोई भी एक ऐसा पॉइंट नज़र नहीं आया जो इसमें मुश्किल काम हो। ये एक इनकम टैक्स बनाना है आपने 30%, जितना पीबीटी यहाँ पे आ जाएगा उसका 30% प्रोविज़न फॉर टैक्स है, प्रोविज़न में ले जाना शॉर्ट टर्म में। 70% नेट प्रॉफिट आपका P&L के ओपनिंग बैलेंस में ऐड हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन में कोई जानना है आप आंसर चेक कर सकते हो, जितनी वर्किंग हमने बनाई है। ये देखो आप, अगर मैं आपको आंसर चेक कराऊँ इसका, तो ये इसका P&L बना हुआ है, ये लो, ये सेल है, ये अदर इनकम है, ये परचेज़ है, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये वेजेस हो गए, ये ब्याज हो गया, ये डेप्रिसिएशन हो गया, ये अदर एक्सपेंसेस हो गए। इसका 25% टैक्स बनाना है, 30% बनाना टैक्स, तो पीबीटी का 30% टैक्स हो गया, बाकी प्रॉफिट हो गया, बन गया P&L। ये रहा फॉर्मेट आपका जो हमने रफ में अभी बनाया था 5 मिनट में। बाकी सब चीज़ें बैलेंस शीट में चली जाएंगी। ये कर लेना बेटे, मेरे करवाने वाला कुछ ना है इसके अंदर, करवा तो दिया क्वेश्चन है, टोटल तो आपको लगाने हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन का 2B है ये क्लास बुक में है, अपनी क्लास बुक में तो ऊपर वाला क्वेश्चन भी था, मैं आपको रीड करा देता हूँ। सिर्फ आपको ये बताना है कौन से हेडिंग्स में आपको ये बैलेंस दिखाना है शेड्यूल 3 के हिसाब से। तो सबसे पहले हमारे पास है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ये रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, शेयर होल्डर फंड में। अनपेड मैच्योर्ड डिबेंचर एंड इंटरेस्ट ये करंट लायबिलिटीज़ में आएगा, अदर करंट लायबिलिटीज़ में। डिबेंचर मैच्योर हो चुके हैं, आपने पैसा नहीं दिया तो अमाउंट ओवरड्यू हो गई, तो ये करंट लायबिलिटी आपको चुकानी चाहिए। अगर डिबेंचर आपके ओवरड्यू नहीं होते तो नॉन करंट लायबिलिटी में होते, अब ये करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी में। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स एंड अदर पार्टली पेड अप इन्वेस्टमेंट ये कंटीजेंट लायबिलिटी है। मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा पार्टली पेड अप, कंपनी कॉल करेगी तभी तो पैसा दूंगा, कंपनी ने कॉल की नहीं, मैंने पैसे दिए नहीं, तो जब कंपनी कॉल करेगी फ्यूचर में मैं पैसे दे दूंगा, मैं इन्वेस्टर हूँ, तो मेरी कंटीजेंट लायबिलिटी। आज तो कोई लायबिलिटी बनती नहीं जब तक कंपनी मांगेगी नहीं। इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। एक मेरे पास है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर वारंट तो बच्चे बच्चे को पता है, शेयर होल्डर फंड में आता है। शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर वारंट, फिर अमाउंट पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, सारी चीज़ें पता ही हैं आपको। ये क्वेश्चन था सर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 सारे का सारा कंपनी फाइनल अकाउंट पे था। ये आ गए हम क्वेश्चन नंबर 1 के कंपलसरी क्वेश्चन में, और आपको पता है कंपलसरी क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस आता है, 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे। लो जी मैं आपको डी पॉइंट से चेक करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 गवर्नमेंट ग्रांट में से आया हुआ है, देख लेते हैं क्या कहता है जी। 1/4/18 को कंपनी को एक ग्रांट मिली है 1 करोड़ रुपए की। इन्होंने कोई मशीन खरीदी थी 5 करोड़ रुपए में, बहुत बढ़िया। ग्रांट इनको जो मिली इन्होंने एसेट की कॉस्ट में से सेट ऑफ कर ली। 5 करोड़ की एसेट, 1 करोड़ की ग्रांट, तो कॉस्ट कितनी बनती है 4 करोड़। नेट मेथड फॉलो हो रहा है, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन 4 करोड़ पे लगा देंगे हम। द लाइफ स्पैन ऑफ द मशीन इज़ 5 ईयर्स, 5 साल की लाइफ है। मशीन को डेप्रिशिएट करो 20% WDV से,
तो कर देंगे जी WDV से 20% से। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, दी कंपनी हैड टू रिफंड द एंटायर ग्रांट 2 अप्रैल 21। ग्रांट मिली कब थी, 1/4/18। पहला साल 18-19, 19-20, 20-21, 3 साल हो गए हैं। 3 साल होने के बाद चौथे साल के बिगिनिंग में इनको ग्रांट रिफंड करनी पड़ गई। कुछ कंडीशन फेल हुई हैं इनकी जो सरकार ने लगाई थी। तो आप इसको कैसे डील करोगे रिफंड ऑफ ग्रांट को इन दी बुक्स ऑफ AS 12। तो इसके लिए करना क्या है, पहले हम लिखेंगे जी एसेट माइनस करेंगे जी ग्रांट 400। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन 80, 20% लगाना ना, हाँ जी, तो ये आ जाएगा 320। फिर एक लगाएंगे डेप्रिसिएशन 64, ये आ जाएगा 256। फिर माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 51.2, तो ये आ जाएगा 320 माइनस 20%, फिर माइनस 20%, 204.8। अब इसमें ऐड बैक कर देंगे 100 रिफंड ऑफ ग्रांट, तो रिवाइज्ड कॉस्ट हमारी आ जाएगी 304.8। अब जो 31 मार्च 18-19, 19-20, 20-21 अगला डेप्रिसिएशन लगेगा 21-22 को, तो वो 304.20% चार्ज कर देंगे हम। 60.96 डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा आपका। डेप्रिसिएशन माइनस माइनस माइनस, फिर रिफंड को ऐड बैक कर देंगे कॉस्ट में दोबारा से, और जो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है उस पर फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा। देखो इसका RTP का आंसर, ये कोई ऐसा क्वेश्चन थोड़ा ना जो हमने क्लास में किया ना हो भाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के क्वेश्चंस किए हुए हैं हमने, सिमिलर क्वेश्चन है ये देखो। पहला माइनस, दूसरा माइनस, तीसरा माइनस, ये आ गया, फिर ऐड कर दिया, ये रिवाइज्ड कॉस्ट आ गई, और हम जी डेप्रिसिएशन लगाएंगे अब रिवाइज्ड कॉस्ट पे। क्वेश्चन खत्म हो गया, 5 नंबर पक्के हो गए। हाय 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 सर, पेपर आ जाए बस ऐसा, नंबर ले आएंगे सर। लो जी, आपको बनानी है कैश फ्लो AS 3 के हिसाब से, और आपको दे रखा है कैश फ्लो का एब्स्ट्रैक्ट। अरे भाई साहब, कैश अकाउंट बना हुआ है, क्लास में पता नहीं कितनी बार डिस्कशन हुआ है। नेट प्रॉफिट दे रखा हो, बैलेंस शीट दे रखी हो, P&L दे रखा हो, इनडायरेक्ट मेथड, कैश अकाउंट दे रखा हो, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, सीधा क्लासिफिकेशन, कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बना लो कैश फ्लो, ओपनिंग क्लोजिंग टैली कर लेना। क्लास की बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। 7वां क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, 8वां करवाया था, वही तो है ये। कैश अकाउंट दे रखा है, कैश फ्लो बना लो। जब कैश अकाउंट दे रखा हो, प्रॉफिट ना हो, बैलेंस शीट ना हो, P&L ना हो, तो डायरेक्ट मेथड लास्ट ऑप्शन होती है। डायरेक्ट में करना कुछ नहीं होता, बस क्लासिफिकेशन करना होता है। जितने भी ट्रांजैक्शन शेयर कैपिटल और लोन से रिलेटेड होते हैं फाइनेंसिंग में, FA और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है इन्वेस्टिंग में, बाकी सब ऑपरेटिंग में। 5 नंबर पक्के हो गए सर आपके। ये एक ग्रांट का क्वेश्चन है, एक कैश फ्लो का क्वेश्चन है। ठीक है जी, हम आगे जी B पॉइंट में। ये इसका सेकंड पॉइंट है। कंपनी के पास एक सुपरमार्केट की चेन है, मान गए, ये उसको रेनोवेट करने में लगे हुए हैं। जब हम किसी चीज़ को रेनोवेट करते हैं तो रेनोवेशन के ऊपर पैसा लगेगा, और मैंने आपको बताया था कि जब हम डेवलपमेंट रेनोवेशन करते हैं तो उसको रिपेयर माने या एसेट माने। तो मैंने एक ही बात में बात निपटाई थी कि अगर आपको लगे कि फ्यूचर कैश फ्लो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा आफ्टर रेनोवेशन, एसेट की लाइफ बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपको बेनिफिट होने वाला है, तो आप उस एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज कर दें। और अगर आपको लगे कि एसेट की परफॉर्मेंस भी वही है, लाइफ भी वही है, कोई बेनिफिट वगैरह नहीं हो रहा, तो आप उसको रिपेयर मान के P&L में चार्ज कर दें। तो इन्होंने रेनोवेशन पे जो पैसा लगाया है, मैं एक ही लाइन रीड कराना चाहूँगा। द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ 15% इंक्रीज इन सेल्स रिजल्टिंग फ्रॉम द स्टोर रेनोवेशन विच विल अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स।
अगर आप रेनोवेट करा लेंगे 15% आपकी सेल बढ़ेगी क्योंकि कस्टमर अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो सीधी सीधी बात ये है, ये आपका कैपिटलाइज हो जाएगा, टू बी कैपिटलाइज। पेपर में क्या लिख के आएंगे, एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS 10 रेनोवेशन एक्सपेंसेस कैन बी कैपिटलाइज्ड if there will be an expected increase as per the provisions of AS 10, we can capitalize renovation expenses only if the life of asset, efficiency of asset or future cash flows which are expected to be received by an enterprise get increased। या तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो, या फिर लाइफ इंक्रीज हो, या फ्यूचर कैश फ्लोज आपके इंक्रीज हो। इन द गिवन केस कंपनी इज एक्सपेक्टिंग दैट देयर विल बी एन इंक्रीज ऑफ 15% इन सेल्स बाय अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स आफ्टर रेनोवेशन, सो वी शुड कैपिटलाइज दिस एक्सपेंडिचर टू द कॉस्ट ऑफ मदर एसेट। मदर एसेट का मतलब जो स्टोर है वो आपकी बिल्डिंग है, उसमें आप रेनोवेशन को ऐड कर दो। एंड द डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड ऑन द रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। क्वेश्चन खत्म हो गया, 5 मिनट का आंसर नहीं है। ये इसका फर्स्ट पॉइंट देखो, एंटिटी ए के पास एक प्लांट एंड मशीनरी थी जो किताबों में 2 लाख रुपए की पड़ी थी और इसको नुकसान हो गया आग से, आग लग गई सर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर है। इसका मतलब ये एबनॉर्मल लॉस हो गया। दीज मशीन्स वर इंश्योर्ड न्यू फॉर ओल्ड and were replaced by the insurance company with the new machine at fair value 20 लाख। हमने एक इंश्योरेंस करवा रखा था और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला था अगर आपकी एसेट डैमेज हो गई हम आपकी पुरानी एसेट हटा के वहाँ पे नई एसेट लगा देंगे, और नई एसेट की फेयर वैल्यू 20 लाख। आगे ना मजे, पुरानी एसेट 2 लाख की है, नई 20 लाख की है। द ओल्ड डिस्ट्रॉयड मशीन्स वर एक्वायर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी एंड द कंपनी डिड नॉट रिसीव एनी कैश कॉम्पनसेशन। इंश्योरेंस कंपनी आई, जो पुराना प्लान डैमेज हुआ था उसको ले गई और नया लगा गई। स्टेट हाउ एंटिटी शुड अकाउंट फॉर द सेम। तो आपको अच्छी तरह से पता है P&L के डेबिट में हम लिखते हैं टू एबनॉर्मल लॉस, और यहाँ लिखते हैं बाय इंश्योरेंस क्लेम। ब्रांच भी पढ़ा आपने, सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं। तो मेरा एबनॉर्मल लॉस हो गया 2 लाख का। मेरी बुक्स में 2 लाख रुपए की कैरिंग अमाउंट थी, उसको मैं P&L में डेबिट साइड में डाल दूंगा, और मेरा जो इंश्योरेंस क्लेम है वो 20 लाख का है फेयर वैल्यू पे, ये मेरी इनकम हो जाएगी। तो मैं पहली एंट्री पास करूँगा P&L टू एसेट, और दूसरी एंट्री पास करूँगा एसेट टू P&L। पहले मैं डी रिकग्नाइज करूँगा पुराने लॉस को, पुरानी कैरिंग अमाउंट हटा दूंगा, फिर मैं रिकग्नाइज करूँगा न्यू एसेट को। पैसे मैंने देने नहीं, तो सारा इंश्योरेंस क्लेम आपका तो इंश्योरेंस क्लेम होता ही आपका प्रॉफिट है, गेन है। तो 20 लाख का आपको जो मिलेगा क्लेम वो P&L के क्रेडिट साइड में। तो पे आपको लिखना क्या है, as per the provisions of AS 10 the carrying amount of old machine which has been destroyed by fire shall be written off in profit and loss account। ठीक, now the company will credit profit and loss account by the amount of insurance claim which has been received in the form of new machine at fair value। खत्म हो गई बात, इतनी सी बात है। 2.5 नंबर के 2 क्वेश्चन है। हम आगे जी क्वेश्चन नंबर 1A में 1A क्वेश्चन नंबर 1A क्या कहता है। 1A में आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, और AS 1 के हिसाब से। AS 1 किस चीज़ पे था, ये था हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस पे। और आपको अच्छी तरह से पता है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, नाम ही अजम्पशंस है। हम फिनेंशियल स्टेटमेंट अगर किसी भी एंटिटी के देखते हैं तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस के बेसिस पे बना हुआ है। गोइंग कंसर्न फॉलो किया ही होगा, एक्रूअल बेसिस फॉलो किया ही होगा, कंसिस्टेंसी फॉलो की होगी। एक्रूअल बेसिस का मतलब एंटिटी फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, मेरी बात नहीं समझे। गोइंग कंसर्न, जब हम गोइंग कंसर्न अज्यूम करते हैं तो एंटिटी फोर्सिबल फ्यूचर में धंधा बंद नहीं करेगी, अपना बिजनेस बंद नहीं करने वाली। जब बिजनेस क्लोज नहीं करना तो कैश बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं करते, रिसीवेबल पेबल दोनों लेके चलते हैं, फ्यूचर में देख लेंगे। और कंसिस्टेंसी का मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज जो आपने चूज़ की हैं वो लगती रहेंगी, बार बार चेंज नहीं करेंगे। हमने चेंज करेंगे तो फैक्ट शो करेंगे,
यही पढ़ाया था आपको मैंने। और ये अजम्पशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इम्प्लाइड होती हैं। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो, अगर इन अजम्पशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो, अगर आप गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप एक्रूअल बेसिस फॉलो नहीं करेंगे तो पंगा है, फिर आपको फैक्ट बताने पड़ेंगे, फिर पंगा हो जाएगा। देखो ट्रू और फॉल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू ट्रू। Certain fundamental accounting assumptions underline the preparation and presentation of financial statement। यहाँ तक तो ट्रू है, assumptions के बेसिस पे आपके स्टेटमेंट्स बनते हैं, यहाँ तक तो ट्रू है। They are usually specifically stated because their acceptance and use are not assumed। यहाँ false हो गया, ये सर assumed, ये false है, क्योंकि assumption नाम ही अजम्पशन है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, तो अज्यूम्ड ही होते हैं। कहाँ स्टेट होते हैं? क्या ये स्पेसिफिकली स्टेटेड होते हैं कहीं भी? नो। ये कह रहा है ये तो स्पेसिफिकली बताने पड़ते हैं, हम इनको अज्यूम नहीं कर सकते। अरे भैया, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन अज्यूम्ड होते हैं, स्टेटेड थोड़ा ना होते हैं। गलत बता रहे हो आप। अच्छा, अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो बताना पड़ेगा, फॉलो करेंगे तो अज्यूम्ड ही है, होता ही है, ऐसा होना ही चाहिए। तो पहला तो फॉल्स निकल गया जी, पहला फॉल्स है, उल्टी बात करते हैं। इफ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस आर नॉट फॉलोड इन प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। पागल वाली बात, फिर फॉल्स। इफ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस आर नॉट फॉलोड, अ स्पेशल डिस्क्लोजर शुड बी मेड। चाहिए, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन इंप्लाइड होते हैं कि आप फॉलो कर रहे हैं, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो बताना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ये कह रहा नहीं देना पड़ेगा, गलत बता रहा है, ये भी फॉल्स है। फॉल्स फॉल्स, झूठ बोलने की आदत है सर। हाँ देखो, ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो यस है, ये तो ट्रू है। क्यों ट्रू है ये? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 ले लो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 ले लो। मैंने कई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में एक बात लिखवाई है डिस्क्लोजर में, अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी डिस्क्लोज्ड। और बच्चे पूछते हैं व्हाट्सएप पे, सर ये अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे डिस्क्लोज होती है? तो आपको एक डिस्क्लेमर देना होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट में कि हमने बोरिंग कॉस्ट की अकाउंटिंग AS 16 के हिसाब से की है, हमने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन AS 2 के हिसाब से की है, हमने ग्रांट्स की अकाउंटिंग AS 12 के हिसाब से की है। इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़। तो जो AS में पॉलिसी बताई गई है वो लिखनी पड़ती है कि हमने इस AS को फॉलो करके अकाउंटिंग डील की है, AS 19 के हिसाब से लीज की अकाउंटिंग की है, EPS की कैलकुलेशन AS 20 के हिसाब से की है। ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं। बिल्कुल ट्रू, ये फिनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है और उनको दिखाना पड़ता है। बिल्कुल ट्रू है जी। फिर हमें कहता है जी क्वेश्चन में, एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करेंगे तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा और फैक्ट भी दिखाने पड़ेंगे। विच हैज़ अ मटेरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। ये तो ट्रू है, पॉलिसी चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट आपको बताना पड़ेगा। बिल्कुल ट्रू है। वेयर द अमाउंट बाय विच any item in the financial statement is affected by such change is not। अच्छा, हमने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की, उसके रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट निकाल के डिस्क्लोज कर दिए, डन। अब कह रहे जी अगर आपके पास कैलकुलेशन करने लायक फिगर्स ही ना हो, मतलब आपने पॉलिसी चेंज कर दी लेकिन उस पॉलिसी का इफेक्ट आप मेज़र नहीं कर पा रहे, आपको पता नहीं कि कितना इफेक्ट आया उसका। होली और इन पार्ट द फैक्ट नीड नॉट बी इंडिकेटेड फॉल्स। फैक्ट तो बताना पड़ेगा। अगर आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली आपको इफेक्ट लेने पड़ेंगे, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप ये लिखें कि जी इसका इफेक्ट हमें नहीं पता लग पा रहा, हमने काफ़ी बार फिनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर लिया, हमें पता नहीं लग पा रहा कि पॉलिसी चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि आपने पॉलिसी चेंज करने के इफ़ेक्ट्स को शो नहीं किया। आपको नोट देना पड़ेगा कि आपने पॉलिसी चेंज की है और उसका इफेक्ट आपको पता नहीं। और ये क्या कह रहा है, पॉलिसी चेंज कर ली, अमाउंट का इफेक्ट पता नहीं तो हमने छोड़ दिया कि अमाउंट तो निकल नहीं सकती तो क्या फ़ायदा दिखाने का। गलत बात है, आपको दिखाना पड़ेगा इफेक्ट। जहाँ ये डिस्क्लोजर छुपाने की बात करें, पेपर में आंखें मूंद के फॉल्स फॉल्स कराना, क्योंकि डिस्क्लोजर तो मैंडेटरी होते हैं सारे।
देर इज नो सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज विच आर एप्लीकेबल टू ऑल सर्कमस्टांसिस। ये ट्रू है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये ट्रू है सर। क्यों ट्रू क्यों है जिंदल सर? आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ा, स्टॉक की वैल्यूएशन फीफो वेटेड एवरेज से होती है। आपने AS 7 पढ़ा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो रेवेन्यू है कंप्लीशन स्टेज के हिसाब से भी आता है, सर्वे मेथड से भी आता है। आपने AS 16 पढ़ा, ब्याज कैपिटलाइज भी होता है, P&L में भी जाता है। तो सारे सर्कमस्टांसिस में एक सिंगल लिस्ट नहीं हो सकती, सर्कमस्टांसिस के हिसाब से ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग पॉलिसीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपने AS 12 पढ़ा, ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट आती है, आप उसे डेफर्ड इनकम में भी डाल सकते हैं, आप उसे कॉस्ट में भी एडजस्ट कर सकते हैं। देयर इज़ मैनी ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग पॉलिसीज अवेलेबल इन डिफरेंट AS। तो एक सिंगल लिस्ट नहीं है हमारे पास कि वो सारे सर्कमस्टांसिस में फिट हो जाए। सर्कमस्टांसिस टू सर्कमस्टांसिस आपको पॉलिसी करना पड़ता है, इसलिए ये ट्रू है। फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ये आंसर है। ये रही आपका RTP का आंसर, MTP का आंसर, MTP का आंसर, ये रहा जी MTP का आंसर। फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, MTP डन है जी अपनी। ये हमारा फर्स्ट MTP था May 22 सीरीज़ का, मैंने एंड कर दिया इसको। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। अब इसको रिवाइज़ करना आपका काम है, एग्ज़ाम से पहले पढ़ लेना बेटे प्लीज़, पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना, ज्ञान नहीं तो कुछ भी नहीं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय। सेकंड सीरीज आएगी वो भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, बाय।